अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान करीम आए भी और चले भी गए, पता ही नहीं चला कैसे वक्त गुज़र गया और ईद भी हो गई ख़त्म। चलिए, रोज़ सोचती हूँ एक कहानी डाल दूँ, कुछ डाल दूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा है। आप लोग दुआ किया करें कि अल्लाह वक्त में बरकत दे। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नवाज़ ख़ान साहब की, इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान साहब की कहानी। शुरू करें, बाद में इस कहानी के बारे में बातें करेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि बलराम सिंह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो मुझे एक थानेदार की हैसियत से पहचान चुका था और अब उसके लिए इस बात का पता चलाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि मेरा ताल्लुक़ कौन से थाने से है। उन दिनों मैं थाने के करीब ही के एक मकान में तन्हा रहता था। ये मकान दरअसल तहसीलदार के मकान का ही एक हिस्सा था, जो उसने निहायत ही मामूली किराए पर मुझे दे रखा था। मैं कचहरी से वापस गांव पहुंचा तो रात हो चुकी थी। थाने का चक्कर लगाकर घर पहुंचा। खाना मैंने रास्ते में ही एक जगह खा लिया था, इसीलिए अब सोने के सिवा और कोई काम नहीं था। वर्दी उतारकर मैंने खूंटी से लटकाई और रात वाले कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। जहन बार बार बलराम सिंह की तरफ जा रहा था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि अकरम और गुड्डी पर क्या बीती है। यकीनी बात थी कि वो मुझे ही इन दोनों की बर्बादी का जिम्मेदार समझेगा। यहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा था पुलिस हिरासत से छूटकर सबसे पहले उसने गुड्डी और अकरम का पता किया होगा, फिर उसने मेरी टोह लगाई होगी और अब उसके सीने में मेरे लिए इंतकाम की आग भड़क रही होगी। ऐन मुमकिन था कि वो आज रात या कल किसी वक्त मुझ तक पहुंचने की कोशिश करता। मैंने सोचा मुझे ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। सीख तो सीख ही होता है, फिर गुस्से में हो तो क्या कहने। मैंने उठकर बाहर का दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। बरामदे की लालटेन जो मैं बुझा दिया करता था जलती ही छोड़ दी और कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। अचानक मुझे ख्याल आया कि रिवॉल्वर को अपने पास रखना चाहिए। बहादुरी अपनी जगह, लेकिन अक्लमंदी अपनी जगह। मैं बिस्तर से उठकर अपनी वर्दी की तरफ गया और उसके साथ ही लटका हुआ सरकारी रिवॉल्वर उतारना चाहा। जो ही मैंने हॉलिस्टर खूंटी से उतारा, मुझे झटका सा लगा। हॉलिस्टर बिल्कुल हल्का फुल्का था, रिवॉल्वर उसमें मौजूद नहीं था। पहला ख्याल तो मेरे जहन में यही आया कि मैं रिवॉल्वर रास्ते में कहीं गिरा आया हूँ। फिर दूसरा ख्याल ये आया कि अगर ऐसा होता तो हॉलिस्टर लटकाते वक्त मुझे पता क्यों नहीं चला। ये दोनों ख्याल एक सेकंड के अंदर अंदर मेरे जहन से गुजर गए और फिर तीसरा लर्जा खेज ख्याल बिजली किसी जहन में कूदा। मैंने घूमकर देखा, कमरे के एक तारीक गोशे में बलराम सिंह खड़ा। उसकी आंखें किसी दरिंदे की तरह रोशन थी। मेरा रिवॉल्वर उसके दाएं हाथ में था। बलराम सिंह, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। उसने ज़मीन पर थूका और निहायत गज़बनाक आवाज़ में बोला, हाँ मैं बलराम सिंह, थानेदार। तूने जो कुछ किया बहुत बुरा किया। तूने अपने हाथ से अपनी कब्र खोदी है। उस वक्त मैंने देखा कि बलराम सिंह का एक और साथी दूसरे कमरे से निकलकर बलराम के पीछे खड़ा हो गया है। उसके हाथ में एक कारबीन थी। वो भी कोई छटा हुआ बदमाश लगता था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें दोनों कानों तक चली गई थी। बलराम ने कहा, थानेदार नवाज, अगर ज़िंदगी चाहता है तो लड़की लड़के का पता बता दे कि तूने उन्हें कहाँ छुपाया है, और हाँ ये भी बता दे कि उनको वहाँ पर से कैसे वापस ला सकते हैं। मैंने कहा, बलराम सिंह गुस्से में ना आओ, आराम से बैठो, मैं सब कुछ बताता हूँ। यकीन करो मैं अभी तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। बकवास न कर थानेदार, बलराम के पीछे खड़ा शख्स खतरनाक लहजे में बोला। हमें कुड़ी मुंडा दे दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे बलराम सिंह के साथी पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वक्त की नज़ाकत देखकर चुप हो गया। बलराम ने कहा, थानेदार हम एक चीज़ लेकर जाएंगे, कुड़ी मुंडा या तेरी जान। मैंने बलराम की आंखों में देखते हुए कहा, तो ठीक है मेरी जान ले लो। वो दोनों तो मेरे पास नहीं है। बलराम ने घूर कर मुझे देखा और रिवॉल्वर सीधा कर लिया। थानेदार, ये न समझ के मैं खाली धमकी दे रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा फांसी चढ़ना है और तुझे मारकर भी एक ही दफ़ा फांसी चढ़ूँगा। अगर तूने लड़का लड़की हमारे हवाले नहीं किया तो कसम गुरु की अभी इन्हीं कदमों पर तेरी लाश गिरा दूँगा। बलराम की उंगली अभी रिवॉल्वर के ट्राइगर पर ही आ गई थी। उसने नाल का रुख सीधे मेरे सीने की तरफ कर दिया। मैंने कहा, बलराम, अपने फ़र्ज़ की खातिर मैं तेरे यार का भेस बदल कर ज़रूर रहा था,
लेकिन अकरम और गुड्डी से मुझे भी उतनी ही हमदर्दी है जितनी तुझे है। मैंने अपने अफसरों को उनके बारे में कुछ नहीं बताया। जेल से आकर मैं तेरे बताए हुए ठिकाने पर पहुंचा था। वहाँ ज़ख्मी दौलत खान के और कुछ नहीं था। उसने बताया कि 2 हफ्ते से पहले कुछ घुड़सवारों ने क्वार्टर पर हमला किया और गुड्डी और अकरम को साथ ले गए। जाते जाते वो दौलत खान को शदीद ज़ख्मी कर गए। दौलत खान हमें बयान देने के थोड़ी देर बाद ही मर गया। मैंने जानबूझकर अकरम की मौत का जिक्र नहीं किया। इस मौके पर यह खबर बलराम को मज़ीद गज़बनाक कर सकती थी। बलराम मेरी बात सुन तो रहा था, मगर उसकी आंखों से साफ जाहिर था कि वो यकीन नहीं कर रहा। उसमें उसका भी कोई ज़्यादा कसूर नहीं था। मैंने जिस तरह हवालाती का रूप धारकर उसे धोखा दिया था, वो उससे बदजन करने के लिए काफ़ी था। वो गरज कर बोला, थानेदार नवाज़, जान बचाने के लिए तूने कहानी तो अच्छी कढ़ी है, मगर मैं जानता हूँ तू पक्का फ्रॉडिया है। ऊपर से पुलिस वाला भी है। तेरी बात का कोई यकीन उल्लू का पट्टा ही करेगा। मैं आखिरी बार कहता हूँ, लड़का लड़की मेरे हवाले कर दे, वरना हवलदार धनीराम के पास पहुँचने के लिए तैयार हो जा। मैंने मजबूत लहजे में कहा, ठीक है बलराम, अगर तू मुझे भी धनीराम जैसा पुलिस वाला समझता है तो मार दे गोली। मैं सीना तान कर खड़ा हो गया। बलराम मेरी आंखों में देख रहा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था और उंगली घोड़े पर थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थी। कितने ही लम्हे इसी तरह गुजर गए। बलराम कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। पीछे से उसके साथी ने गुस्से से कहा, सोचदा किए पटा दे सु गोली, यानी सोचता क्या है, मार दे गोली। बलराम ने जबड़े भींचे और बोला, थानेदार, तू कहता है कि लड़का लड़की तेरे पहुंचने से पहले ही गायब हो गए थे, जबकि मैं कहता हूं कि दौलत खान और तेरे अलावा किसी तीसरे को उनके बारे में मालूम नहीं था। बता, मैं तेरी बात का कैसे एतबार करूं? मैंने कहा, बलराम, एक तीसरे शख्स को भी उनके ठिकाने का पता मालूम था। डाकिया तोताराम एक रोज़ रख में दौलत राम के पास पहुंचा था। दौलत खान ने उसे दोस्त समझकर अकरम और गुड्डी के बारे में बता दिया और उसने कहा कि वो तुम्हारा पता करे। तुम निकाह ख्वाह को लेने गए थे, फिर वापस नहीं आए। तोताराम तसल्ली देकर चला गया। तीसरे ही दिन लड़की के वारिस दौलत खान के क्वार्टर में पहुंच गए। बलराम गरजा, बकवास करता है तू। मैं दौलत खान को तुझसे बेहतर जानता हूँ और उस तोताराम को भी जानता हूँ जिसका तू जिक्र कर रहा है। तोताराम ऐसा आदमी नहीं, वो दौलत खान की मुखबरी कर ही नहीं सकता। मैंने कहा, तुम कहते हो कि उसने मुखबरी नहीं की और मुझे 100% यकीन है कि ये उसी का काम है। अगर ये काम उसका नहीं तो वो रूपोश क्यों है? मैं हर जगह उसकी तलाश कर चुका हूँ। बलराम सिंह गहरी नज़रों से मुझे देखता रहा, फिर दांत पीसकर आगे बढ़ा। अचानक उसका हाथ घूमा और वजनी रिवॉल्वर का दस्ता मेरे जबड़े पर पड़ा। मैं लड़खड़ाया तो बलराम ने ज़ोरदार लात मेरे सीने पर मारी। मैं चारपाई पर गिरा और सर पीछे की तरफ से दीवार से टकराया। मैंने जल्दी से संभलकर बलराम के रिवॉल्वर वाले हाथ पर हाथ मारना चाहा, मगर उसका साथी कड़क कर बोला, खबरदार, गोली मार दिएगा। मैं वहीं नीम दराज पड़ा रह गया। बलराम आगे को झुककर गजबनाक सरगोशी में बोला, मैं अभी तोताराम को तेरे सामने ले आता हूँ। फिर वो अपने साथी से मुखातिब होकर बोला, काले, थानेदार का ख्याल रख, अगर होशियारी दिखाने की कोशिश कर तो बेदरेक ठंडा कर देना। काला खतरनाक अंदाज में बोला, फिक्र न कर बलराम है, जितने पिया है उत्थे ही पिया होएगा, यानी जहाँ ये पड़ा है वहीं पर पड़ा रहेगा। अपने साथी को हिदायत जारी करके बलराम सिंह लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। काले ने कारबीन का रुख सीधा मेरे सीने की तरफ कर रखा था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो भी कोई मफरूर कातिल है। ये बलराम का कोई पुराना साथी या कोई दोस्त लगता था। फरार होने के बाद बलराम ने उसी के पास पनाह ली थी। फिर वहाँ से दोनों मेरे मकान में पहुँच गए थे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि बलराम इतनी जल्दी यहाँ आ धमकेगा। जहाँ तक मेरा कयाफा था, ये सब कुछ काले की वजह से हुआ। गालबन काला खुद या उसका कोई साथी मेरे बारे में सब कुछ जानता था और फौरी तौर पर बलराम को मेरे ठिकाने का पता चल गया था। काला मुझसे कोई 2 गज के फासले पर दीवार से टेक लगाए खड़ा था। मैं उस पर काबू पाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन ख्वामख्वाह खतरा मोल लेने में कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे अब यकीन हो गया था कि बलराम सिंह बिला सोचे समझे मुझे गोली नहीं मारेगा। वो तोताराम को लेने गया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तोताराम उसे मिलेगा। तोताराम के ना मिलने तक बलराम मेरे बारे में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकता था। ताहम मेरा ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ। बलराम ने तोताराम को ढूंढ निकाला। कोई 2 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और बलराम सिंह अपने साथ तोताराम को लिए अंदर दाखिल हुआ। तोताराम कोई 24-25 साल का नौजवान था।
चेहरे से यतीमी बरस रही थी। बलराम सिंह शायद उसे बिस्तर से निकालकर सीधा यहाँ ले आया था। उसके जिस्म पर सिर्फ धोती और कमीज थी। अंदर पहुंचकर बलराम ने तोताराम को धक्का दिया और वो लड़खड़ाता हुआ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। बलराम सिंह गर्जा, ले देख ले इसे, ये तोताराम कहता था मिलता नहीं, अब खुद ही पूछ ले इससे। मैंने बलराम से पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिला? बलराम ने गुस्से से कहा, तुझे उससे क्या, तूने कहा था अगर अकरम और गुड्डी को तोताराम ने पकड़वाया है और ख़ुद गायब हो गया है, अब ये तेरे सामने खड़ा है। उसका कहना है कि 1 महीना हुआ वो रख की तरफ गया ही नहीं। मैं गौर से तोताराम को देख रहा था। बलराम ने मुझे उस वक्त तक नहीं बताया था कि तोताराम उसको कहाँ से मिला, लेकिन बाद में जब ये केस ख़त्म हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि तोताराम ने एक भिखारन से दूसरी शादी कर रखी थी। उस नौजवान भिखारन को उसने एक नज़दीकी गांव में रखा हुआ था और 1-1.5 महीने बाद उसके पास चंद दिन गुजार आता था। उसकी इस कारस्तानी का सिवाय बलराम के किसी और को इल्म नहीं था। यही वजह थी कि जब मैंने तोताराम की गुमशुदगी का जिक्र किया, बलराम ने फ़ौरन कहा कि वो उसे लेकर आता है। तोताराम मेरे सामने खड़ा था और सवालिया नज़रों से मेरा चेहरा तक रहा था। मैंने उससे गुड्डी और अकरम के बारे में पूछा। उसने हैरत के साथ साफ इनकार कर दिया। बोला, थानेदार साहब, आप कैसी बातें करते हैं? मैं तो भगवान की सौगंध मंदिर में जाकर खाने को तैयार हूँ कि पिछले 1 महीने से मैं रख में गया ही नहीं और न दौलत खान से मिला हूँ। मालूम पड़ता है ये सब आप ही का किया धरा है। मैंने कहा, तोताराम, आदमी कितना ही गुनहगार हो, मरते वक्त झूठ नहीं बोलता। दौलत खान ने अपने नज़ई बयान में कहा है कि तू रख में आया था और तूने अकरम और गुड्डी की मुखबरी की। तोताराम बोला, थानेदार साहब, ये तुम्हारी ज़ुबानी बातें हैं। दौलत खान को तुमने जान से मार दिया। अब कौन बताएगा कि रख में क्या हुआ और किसने किया? मुझे खामोश देखकर बलराम गर्जा, थानेदार, ये न समझ मैं तुझे ज़िंदा छोड़ दूंगा। अगर कल का सूरज अपनी आंखों से देखना चाहता है तो तू अकरम और गुड्डी का पता बता दे। तोताराम बोला, सरदार जी, मेरा तो ख्याल है थानेदार ने उन्हें अपने ही सिपाही के पास रखा हुआ है। आखिर हमें भी थोड़ी बहुत थाने की खबर रहती है। अगर उन दोनों का केस दर्ज होता तो कुछ तो पता चलता। तोताराम जैसे कमीने आदमी का लहजा चौंका देने वाला था। वो बड़ी दीदा दिलेरी से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा था। हालांकि किसी और जगह उससे मुलाकात होती तो वो हाथ जोड़कर और बदतसी निकाल कर बात करता। उसका एक ही मतलब था कि तोताराम को उम्मीद नहीं थी कि मैं उस कमरे से ज़िंदा निकलूँगा। वो बलराम वगैरह के रवैये से अंदाज़ा लगा चुका था कि धनीराम की तरह आज मेरा भी काम तमाम हो जाएगा। काला बोला, ये सब पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। हवलदार ने लड़की पर नीयत ख़राब कर ली थी तो इसने क्यों न की होगी। बलराम की आंखों में आहिस्ता आहिस्ता सुर्खी चढ़ रही थी। मैं जानता था वो मेरी तरफ से बुरी तरह मशकूक हो चुका है। अचानक मेरी नज़र तोताराम की कमीज़ पर पड़ी और जहन में झमाका सा हुआ। ये डब्बीदार टासे की कमीज़ थी जो मुझे याद पड़ता था कि इस तरह की कमीज़ मैंने पहले भी कहीं देखी है। फिर अचानक याद आया कि ये वो कमीज़ नहीं थी, कंधे पर रखने वाला एक बड़ा रुमाल था। यकायक अपनी जगह से मैं सीधा होकर बैठ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया था। इस डब्बीदार टासे का रुमाल मैंने दौलत खां के पास देखा था, कमरे में जहाँ वो जंगली जानवरों से बचने के लिए छुपा हुआ था। ऐसा ही रुमाल उसने अपने एक ज़ख्म पर भी बांध रखा था। दौलत खान ने बताया था कि क्वार्टर पर हमले के चंद रोज़ बाद एक रोज़ दोपहर के वक्त तोताराम चुपके से वहां आया था और घरेलू इस्तेमाल की छोटी मोटी चीज़ें उठाकर ले गया था। ऐन मुमकिन था कि ये कमीज़ भी उसने वहां से ली है। कमीज़ का जिक्र सुनते ही तोताराम के तोते उड़ गए। वो जल्दी से कमीज़ की तरफ देखने लगा, जैसे उसे मालूम ही न हो कि कौन सी कमीज़ उसने पहन रखी है। बलराम ने भी गौर से कमीज़ को देखा और उसके माथे पर सोच की लकीरें फैलने लगी। मैंने कहा, बलराम सिंह, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये तेरे यार दौलत खान की कमीज़ है। शायद तुझे याद हो कि इस कमीज़ के कपड़े से बचा हुआ एक रुमाल दौलत खान के पास था। बलराम ने कहा, हाँ, एक कमीज़ उसके पास थी तो ऐसे ही। मैंने कहा, बलराम, ये उसी की कमीज़ है, क्योंकि ये तोताराम के नाप की हरगिज़ नहीं है। ये लंबी है और उसके कंधे भी देखो कहाँ पहुँच रहे हैं। बलराम ने तोताराम से पूछा, ये कमीज़ कहाँ से मिली तुझे? तोताराम फ़ौरन बोला कि ये उसकी कंपनी कमीज़ है। हालांकि उस मौके पर अगर वो कह देता कि किसी दूसरे की कमीज़ है तो बात बन सकती थी। ये कहकर कि ये उसकी अपनी कमीज़ है, उसने अपने झूठे होने का एतराफ़ किया था। मैंने बलराम को बताया कि अपने नज़ई बयान में दौलत खान ने तोताराम पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया था।
मेरी पूरी बात सुनकर बलराम के तासुरात बदलने लगे। उसने कहर आलूद नज़रों से तोताराम को घूरा, फिर अचानक उसका भरपूर थप्पड़ तोताराम के गाल पर पड़ा और वो चीखता हुआ दरवाजे से जा टकराया। बलराम पर जैसे वहशत तारी हो गई थी। वो थप्पड़ों, मुक्कों और टांगों से तोताराम की मरम्मत करने लगा। तोताराम गेंद की तरह ज़मीन पर लोट-पोट हो रहा था, साथ साथ वो माफिया भी मांग रहा था। अचानक बलराम ने उसके गिरेबान में हाथ डाला और सीधा खड़ा कर दिया। बता हरामजादे, जो कुछ वहाँ हुआ सच सच बता। तोताराम का निचला होठ कटकर अटक गया था और उसकी एक टांग मुसलसल कांपती जा रही थी। शायद कोई जोड़ खिसक गया था। उसने दीवार का सहारा लेते हुए पानी मांगा। बलराम ने निहायत सफाकी से उसके जख्मी टांग पर एक और ठोकर जमाई। तोताराम छुरी तले आए बकरी की तरह चिल्लाया और बोला, बताता हूँ, भगवान के लिए कृपा करो, बताता हूँ। मैं और काला खामोश तमाशाइयों की हैसियत से खड़े थे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन काले ने गैर इरादी तौर पर अपनी कारबीन का रुख अब तोताराम की तरफ कर लिया था। कांपती टांगों पर एक और ठोकर खाने के बाद तोताराम फर बोलने लगा। उसने रोते चिल्लाते जो कुछ बताया उसका खुलासा ये है, तोताराम ने मुखबिरी की थी। 1.5-2 महीने पहले उसका डाक वाला थैला गुम हो गया था। थैले में कोई 40-50 खत थे जो उसे 2-3 नज़दीकी देहात में तकसीम करना थे। ये थैला घर ही में गुम हुआ और कोई 10-15 रोज़ बाद मिला। खत अब पुराने हो चुके थे। तोताराम ने उन्हें तकसीम करने का इरादा तर्क कर दिया। अब रोज़ दिल की लगी के लिए वो इन खतूत को खोल कर पढ़ने लगा। एक ख़त हमारे गांव मित्रावाला के चौधरी हशमत अली को लिखा गया था कि गुड्डी गुम हो गई है। तोताराम ने यह ख़त भी पढ़कर दूसरे खतूत में रख दिया। चंद रोज़ बाद वो रख में दौलत खान के पास गया और दौलत खान ने उसे गुड्डी और अकरम के बारे में बताया तो वो गुड्डी का सुनकर चौंक गया। उस रोज़ आकर उसने फिर वो ख़त निकाले और चौधरी हशमत वाला ख़त ढूंढा। ये ख़त सुल्ताना बेगम नामी औरत ने ज़िला जालंधर के एक गांव से लिखा था। इस बार तोताराम ने गौर से ख़त पढ़ा। सुल्ताना हशमत अली की सास थी। कुछ अरसे पहले हशमत अली की शादी ज़िला जालंधर के उस गांव में एक लड़की से हुई थी। ये लड़की गुड्डी की बड़ी बहन थी। हशमत की सास ने लिखा था, गुड्डी गुम हो गई है, हालात बहुत ख़राब है, बीवी को लेकर फ़ौरन आओ। इस खत के सहारे तोताराम सुल्ताना बेगम के गांव जा पहुंचा। वहां बड़ी होशियारी से उसने टोह लगाई और मालूम कर लिया कि गुड्डी कौन है और उसकी माँ से भी जाकर मिला। लेकिन ये जानकर उसे हैरानी हुई कि गुड्डी की माँ ने बेटी की गुमशुदगी का कोई जिक्र नहीं किया। उस दौरान तोताराम की मुलाकात नज़दीकी गांव के चौधरी दारा से हो गई। चौधरी दारा, जो गुड्डी की माँ सुल्ताना बेगम का जेठ था, किसी काम से उसे मिलने आया था। चौधरी दारा तोताराम को अपने गांव ले गया। वहां जाकर तोताराम को मालूम हुआ कि चौधरी भी गुड्डी की तलाश में है। उसने चौधरियों से गुरा कद्र इनाम हासिल करके गुड्डी और इकराम का पता बता दिया। उसके बाद के वाक़यात आप जानते हैं। तोताराम के बयान ने बलराम सिंह को आग बबूला कर दिया। वो तो शायद उसे गोली मार देता, लेकिन मैं आड़े आ गया और बमुश्किल उससे इस संगीन जुर्म से रोका। फिर भी उसने तोताराम को इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने काले के साथ मिलकर बेहोश तोताराम को उठाया और रस्सियों से बांधकर पिछले कमरे में डाल दिया। बलराम सिंह बेहद अफसुर्दा नज़र आ रहा था और वो गुड्डी और अकरम दोनों के बारे में बेहद परेशान था। दौलत खान की मौत ने उसे अलहदा निढाल किया हुआ था। मैंने उसे तसल्ली तशफ़ी दी और कहा, बलराम, घबराने की कोई बात नहीं, हमें एक अहम कामयाबी हासिल हो गई है। लड़की के गांव का पता चल गया है। अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ निकालेंगे। मैंने बलराम को अपनी उन कोशिशों से भी आगाह किया जो मैंने अब तक गुड्डी और अकरम की तलाश में की थी। बलराम का दिल मेरी तरफ से काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था। ये बात तो वो भी समझता था कि हवालाती का भेस मैंने अपने फ़र्ज़ की खातिर भरा था और भेस की वजह से गुड्डी और अकरम को मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि बलराम सिंह एक मफरूर कातिल था, लेकिन मैंने उसके खाने पीने और आराम का इंतज़ाम किया। रात अभी आधी गुजर चुकी थी। बलराम सिंह और काला चादरों की बकले मारकर मेरे सामने बैठे थे। कारबीन जो वो साथ लेकर आए थे सामने तिपाई पर रखी थी। सोच विचार इस बात पर हो रही थी कि गुड्डी और अकरम को कैसे ढूंढा जाए और उनकी मदद क्यों कर हो। तोताराम दारा चौधरी के गांव तो गया था, मगर उसने अधूरी मालूमात हासिल की थी। उसे तो सिर्फ अपने इनाम से गर्ज थी। जिसने उसे ज़्यादा इनाम दिया उसने उसे गुड्डी का पता बता दिया
और चला आया। उसने ये मालूम करने की कोशिश भी नहीं की कि गुड्डी किन हालात में घर से फरार हुई, उसका साथी लड़का कौन था और चौधरी की क्या मजबूरी थी कि वो लड़की के बारे में लड़की की माँ से भी ज़्यादा फिक्रमंद थे। मैंने बलराम से कहा कि वो खुद को कानून के सुपुर्द कर दे। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि गुड्डी और अकरम के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करूँगा और उनकी मदद करने में किसी मजबूरी को आड़े नहीं आने दूँगा। बलराम की आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो कहने लगा, नवाज़ खान, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम जो कुछ करोगे कानून के दायरे में करोगे, और मैं जानता हूँ कानून का दायरा कभी कभी इतना तंग हो जाता है कि मुजरिम सामने खड़ा होता है और कानून का मुहाफिज उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैंने उससे पूछा। वो खाली नज़रों से सामने दीवार को घूरता रहा, फिर बोला, नवाज साहब, मुझे 1 दिन की मोहलत दे दो। मैं वादा करता हूँ कि जो काम तुम 1 महीने में नहीं कर सकोगे मैं 1 दिन में करके वापस आ जाऊँगा। मैंने कहा, बलराम सिंह, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझे भी तुम पर भरोसा है। मुझे मालूम है तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें तुम्हारा अपना कोई फ़ायदा नहीं। इंसानी हमदर्दी का जज्बा तुम्हें अकरम और गुड्डी के लिए कुछ करने पर उकसाता है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी की तरफ से आंख बंद नहीं कर सकता। बलराम ज़रा गुस्से से बोला, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है नवाज साहब। मैं तुम्हें बेबस कर चुका था और अब भी मैंने तुम्हारा रिवॉल्वर अपनी मर्ज़ी से वापस किया है। इतना कहकर बलराम चुप हो गया। फिर अपना लहजा हद से ज़्यादा नरम करता हुआ बोला, नवाज साहब, तुम्हें तुम्हारे सच्चे रब का वास्ता, मुझे इतनी मोहलत दे दो। मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया है। जाते जाते एक नेकी कमा लेने दो। मैं वादा करता हूँ कि खुद को थाने में पेश कर दूँगा। मैंने गौर से बलराम का चेहरा देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है बलराम, मुझे एक शर्त के साथ तुम्हारी बात मंजूर है, और वो शर्त यह है कि गुड्डी की तलाश में हम दोनों साथ साथ जाएंगे, और अगर 3 दिन के अंदर कामयाबी नहीं हुई तो तुम खुद को हवाला पुलिस कर दोगे। उसके बाद तुम्हारा अधूरा काम मैं पूरा करूँगा। कुछ बहस मुबाहिसे के बाद हमारे दरमियान ये शर्त तय हो गई। ठीक 1 घंटे के बाद हम 3 घोड़ों पर सवार चौधरी दारा के गांव की तरफ रवाना हो गए। तीसरे घोड़े पर काले की बजाय बिलाल शाह था। काले को बलराम सिंह ने वहीं से रवाना कर दिया था। चौधरी दारा का गांव जालंधर के ज़िले में आता था। दूर दराज इलाका था। करीब तरीन पुलिस चौकी वहां से 10 कोस के फासले पर थी। सबसे पहले हम उस चौकी में पहुंचे। वहां का इंचार्ज एक हिंदू हवलदार प्रकाश था। प्रकाश के साथ हमने दूजा मिल का रुख किया। दूजा मिल चौधरी दारा के गांव का नाम। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। बारिश में ऐसी तेज़ी थी और ऐसी ज़ोर से हुई थी कि हर तरफ जलथल हो गया था। रास्ता जो पहले भी दुश्वार था और ज़्यादा दुश्वार हो गया। उस रोज़ शाम के वक्त जब हम गांव पहुंचे तो बारिश मुसलसल हो रही थी। ये एक काफ़ी बड़ा गांव था जहां ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी। यहाँ का चौधरी दारा एक बाअसर ज़मींदार था। दर हकीकत वही इस गांव के सियाह व सफ़ेद का मालिक था। उसने इज़्ज़त व एहतराम से हमें हवेली में उतारा। पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया। खाने के बाद रक़्स व सुरूर का प्रोग्राम था। दारा के नज़दीक कोई बुरी बात नहीं थी। अगले रोज़ अलग सुबह हमने सुल्ताना नामी औरत से अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया। मालूम हुआ कि सुल्ताना एक नज़दीकी गांव में रहती है और चौधरी दारा की बाहवज है। यानी सुल्ताना का मरहूम खाविन चौधरी दारा का बड़ा भाई था। हम घोड़ों पर सवार उस गांव में पहुंचे। 7-8 मील का सफ़र था, लेकिन रात की बारिश ने हर तरफ दलदल बना दी थी। कोई 2 बजे के करीब हमने सुल्ताना बेगम के दरवाजे पर दस्तक दी। ये भी एक काफ़ी बड़ी हवेली थी, बल्कि चौधरी दारा की हवेली और इस हवेली में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सुल्ताना गोरे चिट्टे रंग की एक 42-40 साल की औरत थी। खाविन की मौत के बाद अपनी ज़मीनों की देखभाल वही करती थी। वो बड़े एहतराम से हमें अंदर ले गई। रस्मी गुफ्तगू शुरू हुई। मालूम हुआ कि उसकी औलाद सिर्फ 2 बेटियों पर मुश्तमिल है। बड़ी बेटी की शादी कुछ ही अरसे पहले ज़िला अमृतसर में हुई थी। याद रहे कि ये वही गांव था जिसके थाने का इंचार्ज मैं था। सुल्ताना बेगम ने बताया कि उसकी दूसरी बेटी अभी बिन बियाई है। उसके लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश है। हम जानते थे कि सुल्ताना बेगम अपनी बेटी गुड्डी की बात कर रही है, लेकिन हैरानी इस बात पर थी कि वो उसकी गुमशुदगी या अगवा का जिक्र नहीं कर रही थी। आखिर मैंने उससे कहा, बीबी, हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारी छोटी बेटी कुछ अरसे से गुम है। मेरे इस सवाल पर सुल्ताना बेगम का रंग फक हो गया। वो जल्दी से बोली, नहीं थानेदार साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं।
आपसे ये किसने कहा है? मैंने कहा, सुल्ताना बेगम, तुम सब कुछ जानती हो लेकिन छुपा रही हो। अगर तुम्हारी बेटी घर में होती तो हमें देखकर सबसे पहला सवाल तुम्हें ये नहीं करना पड़ता कि थानेदार साहब आप कैसे आए हैं। सुल्ताना बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ। संभलते हुए बोली, थानेदार साहब, मैं तो समझी थी कि आप गुड्डी के अब्बा के पुराने दोस्त हैं, हमारी खैर खैरियत पूछने के लिए आए हैं। मैंने कहा, सुल्ताना बेगम, हम आए तो खैरियत ही पूछने के लिए हैं, लेकिन तुम अपनी खैरियत छुपा रही हो। अगर तुम्हारी बेटी गुम नहीं हुई है तो फिर वो कहाँ है? सुल्ताना बेगम गड़बड़ा कर बोली, वो अपनी फुप्पी के घर गई हुई है। उसकी फुप्पी अमृतसर में रहती है। मैंने कहा, तुमने उसे बहुत बना सवार कर फुप्पी के घर भेजा था, सुर्ख जोड़ा पहना कर, हाथों पर मेहंदी लगाकर। क्या तुम्हारे यहाँ रिवाज है कि लड़की किसी रिश्तेदार के घर जाए तो दुल्हन बनकर जाए? सुल्ताना बेगम का रंग बिल्कुल उड़ गया। वो कांपते होठों से बोली, आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उठकर टोपी अपने सर पर जमाई और कहा, सुल्ताना बेगम, समझ तो तुम्हें सब कुछ आ रहा है, लेकिन तुमने तय कर रखा है कि हमें अंधेरे में रखोगी। बहरहाल इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। बलराम सिंह जो मेरे साथ था उसने बोला, चौधरी साहिबा, अगर तुम किसी से खौफ खा रही हो तो हमें बता दो, हम सबसे पहले उसी से निपट लेंगे। सुल्ताना बेगम ने संभल कर कहा, मैं किसी से खौफज़दा नहीं हूँ और ना ही मेरी बेटी गुम हुई है। पता नहीं आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने बलराम सिंह और हवलदार प्रकाश को उठने का इशारा किया। मुझे मालूम था यह औरत इस वक्त हमें कुछ नहीं बताएगी। हम दूजा मिल वापस आ गए। चौधरी दारा हमारी आमद का मकसद जानने के लिए बेचैन था। एक दो बार वो दबे लफ्ज़ों में ये सवाल पूछ भी चुका था। शाम के खाने पर मैंने उसे बताया कि हम यहाँ किसी की तलाश में आए हैं। अपनी भतीजी गुड्डी का नाम सुनकर उसने हैरान होने की ज़बरदस्त एक्टिंग की और बोला, नवाज साहब, आपको ये बेसरोपा खबर किसने दी? गुड्डी को अगर कुछ होता तो सबसे पहले हमारे इल्म में आता। वो तो अमृतसर में अपनी फूफी के घर में है। मेरे ख्याल में आपको किसी और लड़की का धोखा हुआ है। मुझे अय्यार चौधरी से ऐसे ही जवाब की तवक्का थी। बहरहाल मैंने उसे बताया कि उसके अलावा भी एक केस है, उसकी तफ्तीश के लिए हम 2-4 दिन यहीं रहेंगे। मेरी इस इत्तला पर दारा परेशान सा हो गया, लेकिन उसने अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी। उस रात जब हम हवेली के एक कुशादा कमरे में सोने के लिए गए तो बिलाल शाह उठकर मेरी चारपाई के पास आ गया। उसके चेहरे पर दबा दबा जोश जाहिर हो रहा था कि वो मुझे कुछ अहम खबर सुनाने वाला है। पाइंती की तरफ बैठकर मेरी टांगें दबाने लगा। बलराम सिंह और हवलदार प्रकाश की चारपाइयाँ कुछ दूर थीं। बिलाल शाह ने धीमे लहजे में कहा, खान साहब, आपको मालूम है कल रात खाने के बाद जब मुजरा शुरू हुआ था मैं बाहर चला गया था। मैंने कहा, नहीं बिलाल शाह साहब, मैं आपका बॉडीगार्ड नहीं कि हर वक्त पता रखूं कि आप कब कहाँ गए थे और कब बाहर गए थे और कब अंदर आए। बिलाल शाह शर्मिंदा हुए बगैर बोला, जनाब, मुजरा शुरू होते ही मैं बाहर निकल गया था। मुझे तो कंजरियों की सुर्खी पाउडर वाले चेहरे देख कर ही उल्टी आने लगती है। मैं बाहर गया तो सहन में कोई नहीं था। मैं इधर उधर टहलने लगा। इतने में एक नौजवान लड़की आई और कांपती लरसती आवाज़ में बोली, थानेदार साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो दरअसल मुझे ही थानेदार समझी थी। समझी क्या थी, अब भी समझ रही है। मेरा पेट आपके पेट से बड़ा है और उस बेचारी का ख्याल है कि जिसका पेट जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो उतना बड़ा थानेदार होता है। क्योंकि हम सब उस वक्त सादा कपड़ों में हैं, इसीलिए उसने मुझे ही बड़ा थानेदार समझ रखा है। उसके कहने पर मैं उसके साथ हवेली के पिछवाड़े तवेली की तरफ आ गया। यहाँ बिल्कुल अंधेरा था। लड़की ने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बताया कि उसका नाम नूरा है और वो हवेली में अपनी माँ के साथ झाड़ू पोछे का काम और साफ़ सफाई का काम करती है। उसने कहा, थानेदार साहब, चौधरी दारे का छोटा लड़का फतेह शेर बड़ा जालिम है। वो बड़ी देर से मुझ पर बुरी नज़र रखता था। कुछ दिन हुए, मौका पाकर उसने मुझे बेआबरू कर दिया। उसने मुझे धमकियां दी कि जो कुछ होना था हो गया। अब अगर किसी से जिक्र किया तो जलील ख्वार करके गांव से निकलवा दूंगा। मैंने अपने होठ सी लिए और अपने पर होने वाले जुल्म का किसी से जिक्र नहीं किया, मगर वो शैतान अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बार बार मुझसे कहता है कि मैं उसके कमरे में आऊँ। इतना कहकर लड़की ज़ारो कतार रोने लगी और बोली, थानेदार जी, ये ज़िल्लत की ज़िंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने बहुत कोशिश की है कि किसी तरह ये आफत मुझसे टल जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी कुएं में छलांग लगानी पड़ेगी। लड़की मुझे थानेदार समझ रही थी, इसीलिए मैंने भी थानेदारी लहजे में कहा, लड़की, हमें तुझ पर होने वाले जुल्म का बहुत अफसोस है, हम तेरे लिए कुछ करेंगे। वो हाथ जोड़कर बोली, थानेदार साहब, किसी तरह इस शैतान को गिरफ्तार कर लो।
और बांध कर अपने साथ ले जाएं। मैंने कहा, लड़की, ये काम इतना आसान नहीं है। कानून किसी जुर्म के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं रख सकता, और जुर्म वो होता है जिसकी शहादतें और गवाहियाँ मौजूद हो। लड़की बोली, जनाब, मैं आपको छोटे चौधरी के एक और जुर्म के बारे में बता सकती हूँ। ये जुर्म उसने अभी किया नहीं, लेकिन करेगा ज़रूर। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, कौन सा जुर्म है वो? नूरा ने कहा, थानेदार साहब, चौधरी के तीनों बेटे किसी को कत्ल करने वाले हैं। आजकल वो उसी के कत्ल की तैयारी में है। फतेह शेर अपनी जान पहचान वालों में से 3-4 पक्की राइफलें लेकर आया है। कारतूस लेने के लिए एक आदमी परसों शहर गया हुआ है। कल मैंने देखा था चौधरी दारा अपने ख़ास मुलाजिम से बर्छियाँ तेज़ करवा रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि आज कल में चौधरी और उसके बेटे किसी का घर उजाड़ेंगे। मैंने पूछा, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है ये तैयारी किसके खिलाफ है? नूरा ने कहा, थानेदार जी, मुझे ठीक ठीक पता तो नहीं, लेकिन कल जब चौधरी दारा बर्छियाँ तेज़ करवा रहा था तो मैंने उसकी एक बात सुनी थी। वो कह रहा था, करमू, ये फतेह शेर पुत्र की बर्छी है, अच्छी तरह उसकी धार बना। मैंने जीले माछी की आंतें निकालनी हैं। मैंने पूछा, इससे पहले तूने जीले माछी का नाम सुना है? वो बोली, नहीं साहब जी, मुझे तो इस हवेली में आए हुए अभी 2-3 महीने ही हुए हैं। बिलाल शाह की बातें मेरे लिए निहायत कारामद थी। ख़ास तौर पर यह सुराग निहायत अहम था कि चौधरी दारा कोई गैर कानूनी काम करने वाला है। मैंने बिलाल शाह से कहा, बिलाल, ये लड़की हमारे लिए मुफीद साबित हो सकती है। अगर तू थानेदार बना है तो बना रहे, कोशिश कर के उससे मुसलसल राब्ते में रहे। बिलाल शाह खुश होकर बोला, खान साहब, आप कहते हैं तो बन जाता हूँ, लेकिन ये ना हो कि कल उसके सामने बेइज्जत करा दें। कह दें, ओए बिलाल, जब मेरे लिए एक अच्छी सी मिसवाक तोड़ कर ला। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं बिलाल, तू अभी मुझे 4-5 मिसवाकें तोड़कर अभी हिला दे और बन जा थानेदार। वो बोला, मेरा दिमाग ख़राब है कि इस वक्त आधी रात को मिसवाकें तोड़ने जाऊँ और कुत्तों से लीरो लीर होके आ जाऊँ। ये काम तो सुबह भी हो सकता है खान साहब। मैंने कहा, चलो ठीक है, सुबह तक मैं भी सोच लूँगा कि तुझे थानेदार बनाना चाहिए या नहीं। वो समझ गया कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मुँह खोलकर ऐसा कहा मारा कि हवलदार प्रकाश हड़बड़ाकर उठ बैठा और कौन है कि रट लगाने लगा। शायद वो बिलाल शाह के फलक शगाब कह को किसी डाकू का कह समझा था। बिलाल शाह छलांग मारकर प्रकाश की चारपाई की तरफ गया और उसे दिलासा देते हुए बोला, सो जाओ हवलदार जी, सो जाओ, लाहौर आएगा तो तुझे जगा दूंगा। हवलदार ने दोबारा सर तकिए पर डाल दिया, जैसे वाकई वो गाड़ी में सफ़र कर रहा हो। अगले रोज़ सुबह सवेरे मुझे सुल्ताना बेगम की तरफ से एक पैगाम मिला। ये पैगाम लाने वाला एक अधेड़ उम्र मुलाजिम था। उसने हवेली में पहुंचकर निहायत राजदारी से मुझ तक रसाई हासिल की और बताया कि सुल्ताना बेगम ने आपको बुलाया है, आप किसी वक्त आज अकेले उनसे मिले। मैंने महसूस किया कि इस पैगाम में अकेले पर बहुत ज़ोर दिया गया है। चौधरी दारे की हवेली में लस्सी, हलवे और पराठे का नाश्ता करके मैंने खामोशी से घोड़ा पकड़ा और सुल्ताना बेगम के गांव की तरफ चल दिया। इस गांव का नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल गया है। बहरहाल रुखसत होते वक्त मैंने बिलाल शाह को बता दिया था कि मैं सुल्ताना बेगम की तरफ जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। बारिश बंद हुए 8 पहर गुजर चुके थे, इसलिए रास्ता बहुत बेहतर हो गया था। तेज़ी से सफ़र करता हुआ मैं बाद ज़ोहर सुल्ताना बेगम के पास पहुँच गया। सुल्ताना बेगम आज बिल्कुल बदली हुई नज़र आ रही थी। रस्मी अलैक सलैक के बाद वो फ़ौरन असल मौजू की तरफ आ गई। ये गुफ्तगू मुकम्मल तन्हाई में हो रही थी। कमरे के तमाम दरवाजे बंद थे और मुसल्लह मुलाजिम को हिदायत दी गई थी कि किसी को इस तरफ न आने दिया जाए। सुल्ताना बेगम ने कहा, थानेदार साहब, कल आपके साथ एक शख्स ऐसा था जिसकी मौजूदगी में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती थी, और वो था हवलदार प्रकाश। वो पुलिस चौकी का मुख्तार बाद में है, चौधरी का वफादार कुत्ता पहले है। मुझे इस इंकिशाफ पर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। मेरा अपना भी यही ख्याल था कि प्रकाश चौधरी के आगे बिका हुआ था। सुल्ताना बेगम ने अपनी बिपता सुनाते हुए कहा, थानेदार साहब, इस इलाके में चौधरी दारा के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलना अपनी मौत को दावत देना है। लेकिन न जाने मुझे आप में क्या बात नज़र आई है कि मैं ये जुआ खेलने पर तैयार हो गई हूँ। खुदा करे मुझे इस बाजी में हार न हो, क्योंकि अब मेरे पास हारने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, अपनी जान और अपनी बेटी की इज्जत के सिवा। एक लम्हे को रुककर उसने आंखों के आंसू को अपनी सफ़ेद चादर से पोंछा और बोली, मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी मुनव्वर और छोटी खालदा, जिसे सब गुड्डी कहते हैं।
2 साल पहले उनका बाप घोड़े से गिर गया और उसके साथ ही हमारी मुसीबतों के दिन शुरू हो गए। बाप की जायदाद में से दोनों बेटियों के हिस्से में 4-4 मुरब्बे नहरी ज़मीन आई। मेरा जेठ चौधरी दारा उस ज़मीन पर आंखें लगाए हुए था। उसका ख्याल था कि मैं अपनी बड़ी लड़की मुनव्वर की शादी उसके बेटे फतेह शेर से कर दूं, ताकि ज़मीन ख़ानदान के अंदर ही रहे। फतेह शेर मेरे जेठ का सबसे छोटा लड़का है, मगर उसकी उम्र 32-34 साल के करीब है। पहली बीवी फौत हो चुकी है और उस पर 3 बच्चे हैं उसके, और मैं अपनी चांद जैसी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रिश्ते से इनकार कर दिया। ये इनकार मेरे जेठ और उसके बेटों को सांप की तरह डस गया। उन्होंने कहा कि सुल्ताना की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो हमें इनकार कर सके। वो बाहर की औरत हम भाइयों के दिल दूर करना चाहती है। वो मेरे और मेरी बेटियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। लालच, प्यार, मोहब्बत, धमकियाँ, गर्ज, हर तरीके से उन्होंने मुनव्वर का रिश्ता हासिल करना चाहा। रिश्तेदार भी उसके होते हैं जो ताकतवर हो। सब ने हमें चौधरी दारा के मुकाबले में अकेला छोड़ दिया, और अगर किसी ने हिमायत की भी तो चौधरी दारा ने उसे डरा धमका कर चुप करा दिया। मैं औरत ज़ात कहाँ तक चौधरी का मुकाबला करती। दूसरी तरफ मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से कुएं में भी धकेल नहीं सकती थी। कोई 3 महीने पहले कुदरत ने मुझे एक ऐसा मौका दिया। चौधरी के दोनों छोटे बेटे कत्ल के एक मुकदमे में पकड़े गए। चौधरी उन्हें छुड़ाने के चक्करों में पड़ गया। मैंने एक अच्छा रिश्ता पहले ही तलाश कर रखा था। बात पक्की करके 10-15 दिनों के अंदर मैंने मुनव्वर की शादी कर दी। चौधरी को जब मैं मालूम हुआ कि सुल्ताना ने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो वो गुस्से से पागल हो गया। जो ही उसके बेटे ज़मानत पर रिहा हुए, वो अपने आदमियों की फ़ौज लेकर मेरी हवेली पर चढ़ आया। अल्लाह जन्नत नसीब करे। उनके वालिद का एक वफ़ादार मुलाजिम मजीदा था। चौधरी दारे ने मार मार कर उसकी टांगें तोड़ दी और फिर वहीं फेंक कर उस पर कुत्ते छोड़ दिए। इस गांव के सब लोगों ने देखा। कुत्ते जिंदा मस्जिद का गोश्त नोच नोच कर खा गए और वो बीबी जी कहता हुआ मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गया। मेरे 2 मुलाजिमों को नंगा करके दरख्तों से उल्टा लटकाया गया और गीली रस्सियों से मार मार कर उनकी खाल उधेड़ दी गई। मुझे कमरे में ले जाकर थप्पड़ मारे गए और नंगी नंगी गालियां दी गई। चौधरी दारा ने ख़तरनाक लहजे में कहा कि अगर ज़िंदा रहना चाहती हो तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर गुड्डी की शादी फतेह शेर से कर दे। मैंने चौधरी के आगे हाथ जोड़ दी कि वो ये जुल्म ना करे। गुड्डी अभी बहुत छोटी है, लेकिन वो गरज कर बोला, जो छोटी नहीं थी उसे तो तूने ब्याह दिया, अब इसकी जगह तेरी छोटी को जाना होगा। अगर इनकार करेगी तो मैं तुम दोनों को इसी कमरे में बंद करके हवेली को आग लगा दूंगा। चौधरी के सर पर खून सवार था, वो कुछ भी कर सकता था। मैं उन लोगों की 7 पुश्तों से वाकिफ़ हूँ। इंतकाम में अंधा हो जाना और अंधा होकर किसी को भी कत्ल कर देना इनके ख़ानदान का पुराना रिवाज है। मैंने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है चौधरी, मैं गुड्डी की शादी तेरे बेटे फतेह शेर से कर दूंगी। वो बोला, मैं कंजरी की ज़ुबान पर एतमाद कर सकता हूँ मगर तेरी ज़ुबान पर नहीं। गुड्डी की शादी अभी होगी, बल्कि इसी वक्त होगी। निकाल उसे बाहर, कहाँ छुपा रखा है। मैंने चौधरी की बहुत मिन्नतें की, वास्ते डाले, लेकिन उसने एक नहीं मानी। उसका ख्याल था कि मैं फिर मौका देखकर गुड्डी को कहीं और ब्याह दूंगी। आखिर में मैंने कहा, चौधरी तू अपने बेटे का निकाह पढ़वा ले, लेकिन रुखसती 1 साल बाद ही की रख ले। अभी वो इस काबिल नहीं है कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठा सके। बहुत मुश्किल से चौधरी ने मेरी ये बात मान ली। उसने कहा कि वो कल चंद आदमियों को लेकर आएगा और फतेह शेर का निकाह गुड्डी से पढ़वा देगा। मैंने सीने पर पत्थर रखकर हामी भर ली। गुड्डी को जब ये मालूम हुआ तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं उसको तसल्लियाँ देती रही और ख़ुद भी रोती रही। वो रात हम माँ बेटियों पर बहुत भारी थी। अगले रोज़ चौधरी के हुक्म के मुताबिक गुड्डी का निकाह होना था। मैंने खामोशी से 10-15 आदमियों के खाने का इंतज़ाम करवा दिया। रस्म के मुताबिक गुड्डी के हाथों पर सुहाग की मेहंदी भी खुद ही लगाई, खुद ही उसे सुर्ख जोड़ा पहनाया और चौधरी दारे का इंतज़ार करने लगी। सिर्फ मेरी एक बहन और गुड्डी की 2 गहरी सहेलियों को इस निकाह का पता था और वो इस वक्त हवेली में मौजूद थी जब चौधरी दारा चंद आदमियों के साथ फतेह शेर को लेकर हवेली में आया। जब निकाह की रस्म अदा होने लगी तो पता चला कि गुड्डी अपने कमरे में नहीं। मैं भागी भागी कमरे में पहुंची। वहां उसकी सहेली सखा बैठी रो रही थी। पहला ख्याल तो मेरे जहन में यही आया कि उस कर्मा जली ने किसी कुएं में कूदकर अपनी जान न ले ली हो। अगर ऐसा होता तो शायद ये अच्छा ही होता, लेकिन मेरे मुकद्दर में तो अभी और दुख देखने लिखे थे। गुड्डी ने ज़माने से बगावत की थी। उसने वो किया था जो चौधरियों के ख़ानदान ने कभी नहीं होने दिया।
वो उनकी जिद तोड़कर घर से भाग गई थी। गुड्डी की इस हरकत पर उस वक्त मेरा सीना गम से फट भी रहा था और आंखों में खुशी के आंसू भी थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ की इज्जत खाक में मिलाने वाली बेटी को बद्दुआ दूं या पिंजरा तोड़कर उड़ जाने वाली चिड़िया की खैर ख्वाह मांगूं। चौधरी दारा को जब गुड्डी की गुमशुदगी का पता चला तो वो लहू के घूंट पीकर रह गया। पहले तो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने बेटी को जानबूझकर भगाया है। फिर उसने बड़े कहर से मेरे सामने यह ऐलान किया कि गुड्डी कहीं भी चली जाए वो उसे ढूंढ कर लाएगा और अपने बेटे के साथ उसका निकाह पढ़ा कर ही छोड़ेगा। चौधरी और उसके साथी जिस खामोशी से आए थे उसी तरह वापस चले गए। किसी को पता नहीं चला कि रात रात में हमारे घर पर क्या क़यामत गुजर गई। मैंने गुड्डी के बारे में अड़ोस पड़ोस वालों को बताया कि वो अपनी फुप्पी के पास रहने अमृतसर गई हुई है। सारी रात मैं गुड्डी के लिए रोती रहती थी। मुझे समझ नहीं आती उसे कैसे तलाश करूं। मैंने बड़ी बेटी मुनव्वर के ससुराल ख़त लिखा और दामाद से कहा कि मुनव्वर के साथ यहाँ आए। मैं चाहती थी कि मेरा दामाद गुड्डी का अता पता करे, लेकिन पता नहीं मेरा ख़त वहाँ तक नहीं पहुँचा या मुसीबत में बेटी और दामाद ने भी आंखें फेर ली। कोई 20-25 रोज़ हुए मित्रा वाला से एक डाकिया मेरा पता पूछता हुआ आया था। तोताराम नाम था उसका। मुझसे पूछने लगा कि तुमने अपने दामाद को मित्रा वाला के पते पर कोई ख़त लिखा था। मैं चौधरियों के खौफ से इनकार कर गई। वो डाकिया गोल मोल सी बातें करके चला गया। बाद में किसी ने मुझे बताया कि वो दूजा मिल गया था और उसने चौधरियों से मुलाकात भी की थी। सुल्ताना बेगम सांस लेने के लिए रुकी और फिर एक सर्द आह भरकर बोली, पुत्र मुझे तो इस गोरख धंधे की कुछ समझ नहीं। पता नहीं गुड्डी कहाँ है। कभी सोचती हूँ वो मर चुकी है, कभी सोचती हूँ वो चौधरी के पास है। कभी ख्याल आता है कि वो डाकिया गुड्डी का पता लेकर आया था, उसने चौधरी को पता बता दिया है और उन्होंने उस बदनसीब को जान से मार दिया है। लेकिन कभी कभी ये दलील भी आती है कि गुड्डी चौधरियों के पास नहीं और वो उसे तलाश कर रहे हैं। कुछ रोज़ हुए चौधरी दारे ने अपने एक बंदे के हाथ पैगाम भेजा था। उसने एक बार फिर हिदायत की थी कि किसी को गुड्डी के गुमशुदगी के बारे में पता न चले, क्योंकि अब वो तुम्हारी नहीं हमारी इज्जत है। जो भी पूछे उससे यही कहो कि वो अभी अमृतसर से वापस नहीं आई। साथ ही दारे ने यह भी धमकी दी है कि अगर मैंने उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोली तो मुनव्वर और उसके शौहर का हशर भी मेरे मुलाजिम मजीद जैसा होगा। उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। मैं उनकी धमकियों से काँप गई और सब शुक्र करके डोरी खुदा के ऊपर छोड़ दी। अब पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर सारे दुख ज़ुबान पर आ गए हैं। तुम्हें विपता सुनाने से जी तो हल्का हो गया, लेकिन खबर नहीं जब चौधरी को ये पता हो तो मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। मैंने कहा, माँ जी आपने हिम्मत करके मुझे सब कुछ बता दिया, ये बहुत अच्छा किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस घड़ी से चौधरी दारा और उसके बेटों के बुरे दिन शुरू हो गए। वो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। सुल्ताना बेगम ने कहा, पुत्र कल तेरी बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि तुम मेरी बेटी गुड्डी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। खुदा के लिए मुझे बता दो कि वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। मैंने कहा, माँ जी मेरी ये दरख्वास्त है कि आप ये सवाल अभी फ़िलहाल मुझसे ना पूछें। बहरहाल मैं इतना बता देता हूँ कि वो ज़िंदा है और इंशाअल्लाह खैरियत से भी होगी। सुल्ताना बेगम की पुरनुम आँखों में उम्मीद की किरण चमकी और वो बोली, थानेदार पुत्र खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी गुड्डी मुझे सही सलामत मिल जाए। मैं ये सारी जायदाद चौधरी के मुँह पर मार कर किसी और तरफ निकल जाऊँगी। मैं शरीफ माँ बाप की बेटी हूँ, दौलत और जायदाद की हवस नहीं है मुझ में। मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से कर दूँगी। बेशक रूखी सूखी खाए लेकिन खुश रहे और इज़्ज़त से रहे। गमज़दा औरत चौधरियों से बेहद मुतनफ़्फ़िर नज़र आ रही थी। मैंने कहा, माँ जी हौसला रखो, आपकी बेटी आपको मिलेगी, लेकिन इन चौधरियों को अपने किए की सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो पुत्र, उस औरत ने कहा। मैंने कहा, माँ जी ये अकरम कौन है? अकरम का नाम सुनकर सुल्ताना बेगम के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। फिर खुद को संभालते हुए उसने इनकार में सर हिला दिया और कहने लगी, वो अकरम नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। मैंने इस मौके पर सुल्ताना बेगम को ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। यूँ भी मेरा ख्याल था कि अकरम का ताल्लुक़ इस गांव से नहीं, वरना गुड्डी के साथ साथ उसके गुम होने की खबर फैलती तो लोग बातों की तह तक पहुँच जाते, जबकि यहाँ अभी किसी को गुड्डी के भागने का इल्म ही नहीं था। सुल्ताना बेगम से रुखसत होकर मैं एक नए जज्बे के साथ दूजा मील रवाना हो गया। गांव से निकलते ही मैंने घोड़े के साथ साथ अपने जहन की बागें भी ढीली छोड़ दी। हालात बहुत चकरा देने वाले थे।
उसूली तौर पर उस वक्त लड़की चौधरी दारे के पास होनी चाहिए थी। जाहिर है डाकिया तोताराम की इत्तला के बाद वो फ़ौरन उस रख की तरफ रवाना हो गया होगा जहां दौलत खान ने अकरम और गुड्डी को पनाह दे रखी थी। अकरम को कत्ल और दौलत खान को शदीद ज़ख्मी करके वो बाद में गुड्डी को उठाकर ले गए होंगे और गुड्डी को कत्ल करना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें उसकी 4 मुरब्बे ज़मीन का लालच था और ये लालच इसी तरह पूरा हो सकता था कि वो गुड्डी को वापस उसकी माँ के पास पहुँचा दे और प्रोग्राम के मुताबिक फ़तेह शेर से उसका निकाह पढ़वा दिया जाए। चूँकि गुड्डी निकाह से पहले ही भाग गई थी इसलिए चौधरी दारा सुल्ताना बेगम को मजबूर कर सकता था कि वो निकाह के साथ ही रुखसती कर दे और इस तरह ये ड्रामा अपने आखिरी सीन को पहुंच सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि चौधरियों के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। शायद गुड्डी उनके हाथ आकर फिर निकल गई। ये भी मुमकिन था कि कोई और शख्स गुड्डी को चौधरियों से छीन कर ले गया हो। फिर मेरे जहन में जिले माछी का नाम याद आया। चौधरी उसे कत्ल करने का मंसूबा बना रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मंसूबे का ताल्लुक भी गुड्डी से हो। बहरहाल 2 बातें अच्छी तरह समझ चुका था मैं। पहली बात यह कि गुड्डी अभी ज़िंदा है और दूसरे के फिल वक्त चौधरियों के कब्ज़े में नहीं है। मैं हवेली पहुंचा तो रात हो चुकी थी। बिलाल शाह और बलराम सिंह बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज कुछ होने वाला है। चौधरी और उसके बेटे बड़ी तैयारी में हैं। बिलाल शाह ने मुझे बताया कि आज वो फिर मुलाजमा नूरा से मिला था। बिलाल शाह ने कहा कि नूरा ने कुछ बड़े काम की बातें बताई थी। वो कहती है कि जीला माछी चौधरी दारे का ही आदमी है। वो पहले उसके लिए ही काम किया करता था। कुछ दिन हुए चौधरी दारे ने उसके हाथों कोई लड़की उठवाई थी। बाद में जीला माछी का चौधरी से झगड़ा हो गया और कहने लगा कि अगर लड़की लेनी है तो पहले हिसाब साफ करो। उसका ख्याल था कि उसकी कुछ रकम चौधरी की तरफ निकलती थी। चौधरी भी एक अकड़ खां है। उसने जीले माछी की बात नहीं मानी। लड़की जीले के कब्ज़े में रही। अब चौधरी जीले को सबक सिखाना चाहता है। ये जो तमाम तैयारियां हो रही हैं वो इसी सिलसिले में है। बिलाल शाह की इत्तलात वाकई अहम थी। साफ जाहिर हो रहा था कि नूरा ने जिस लड़की का जिक्र किया है वो गुड्डी ही है। मैंने बिलाल शाह से पूछा कि उस लड़की का नाम मालूम हुआ। बिलाल शाह ने अपना घड़ा सा सर इनकार में हिला दिया। बोला, नूरा ने ये बातें चौधरियों की बैठक से कान लगाकर सुनी थी। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह लड़के का नाम मालूम हो जाए या पता चल जाए कि जीले माछी का ठिकाना कौन सा है, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मैंने बिलाल और बलराम पर इंकशाफ करते हुए कहा कि वो लड़की गुड्डी है। इस बात पर वो दोनों बुरी तरह चौंके। मैंने उन्हें सुल्ताना बेगम से होने वाली मुलाकात की तमाम बातें तफसील से बताई तो उन्हें भी मालूम हो गया कि अगर नूरा की इत्तलाआत दुरुस्त हैं तो वो लड़की गुड्डी ही है। बलराम सिंह के चेहरे पर दबा दबा जोश नज़र आने लगा था। उसने मुझे बताया कि चौधरी आज रात ही जीले माछी पर हल्ला बोलने वाला है। अभी कुछ देर पहले चौधरी का एक आदमी 4 पक्की राइफलें कपड़े में लपेटकर डेरे की तरफ गया है। लगता है डेरे से पूरी तैयारी के साथ वो लोग जीले माछी की तरफ जाएंगे। बिलाल शाह ने कहा, नूरा ने यह भी बताया है कि जीले माछी का कत्ल 2 रोज़ पहले ही हो जाता था, लेकिन हमारे आने की वजह से चौधरियों ने अपना प्रोग्राम बदल दिया। उनका ख्याल था कि हम एक रात ठहर कर चले जाएंगे, बाद में वो आराम से अपना काम करेंगे, मगर अब उन्होंने हमारी मौजूदगी में ही हाथ दिखाने का फैसला कर लिया है। काफ़ी खर दिमाग हैं ये लोग। बिलाल शाह की बात दुरुस्त थी। चौधरी खासे खर दिमाग और निडर थे। हालांकि उन्हें मालूम हो गया था कि हम गुड्डी की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं तो कुछ जानकर ही पहुँचे हैं। उसके बावजूद उन्होंने बड़ी दिलेरी से झूठ बोला कि गुड्डी तो अपनी फूफी के घर अमृतसर में है। यानी उन्हें इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि ये झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। बिलाल शाह ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, फिर अचानक चुप हो गया। उसके कान बाहर सहन की तरफ लगे थे। मुझे भी एक मध्यम आहट और कुछ इंसानी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कोई आया है, बिलाल शाह ने कहा। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर सहन में झाँका। धोती कमीज़ पहने हुए एक लंबा तड़ंगा शख्स चौधरी की बैठक की तरफ जा रहा था। चौधरी के 3-4 मुस्टंडे उसे घेरे में लिए हुए थे। उस शख्स को मैंने पहले कभी हवेली में नहीं देखा था। दाल में कुछ काला महसूस हो रहा था। बिलाल शाह ने कहा, खान साहब, ये लोग बैठक की तरफ जा रहे हैं, क्यों ना हम उनकी बातें सुने। वो किस तरह, मैंने हैरानी से पूछा। वो बोला, आइए मेरे साथ। मैंने कहा, कहीं मरवा न देना। वो बोला, खान साहब, आज मैंने बड़ा सर्वे किया है। बैठक का एक दरवाज़ा बावर्ची खाने में खुलता है। नूरा ने उसी दरवाजे से कान लगाकर चौधरियों की बातें सुनी थी। इस वक्त बावर्ची खाने में कोई नहीं होगा, ना ही किसी के आने की उम्मीद है। बिलाल शाह मुझे लेकर बैठक की तरफ चल दिया।
एक दो दरवाज़ों से गुजरकर हम बावर्ची खाने के सामने पहुंच गए, लेकिन दरवाजे पर एक बड़ा कुफ्ल हमारा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरी तरह बिलाल शाह का भी मुंह लटक गया। बैठक के अंदर रोशनी हो रही थी और बातों की मध्यम आवाज़ आ रही थी। अचानक मेरी नज़र एक रोशनदान की तरफ उड़ गई। सहन में उगी हुई बेरी के ऊपर चढ़कर रोशनदान से अंदर झांका जा सकता था। मैंने बिलाल शाह से कहा, बिलाल तुम वापस जाओ, मैं इस बेरी के दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। बिलाल को मेरी बात फ़ौरन समझ में आ गई। मैंने तारीकी में इधर उधर देखकर छलांग लगाई और बेरी की एक शाख से लटक गया। थोड़ी सी कोशिश मुझे दरख्त के ऊपर और रोशनदान के सामने ले गई। रोशनदान से कमरे का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा था, लेकिन आवाज़ें निहायत साफ आ रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से उनकी गुफ्तगू सुन सकूंगा। लंबा तड़ंगा शख्स सर झुकाए चौधरी के सामने खड़ा था। चौधरी दिखाई नहीं देता था, मगर उसकी आवाज़ में साफ पहचान सकता था। वो कह रहा था, नहीं जिले, अब तेरे साथ फैसला मैदान में ही होगा। अगर शेर बना है तो अब शेर ही बनकर रहे, बकरी न बन। जिले माछी ने कहा, चौधरी जी अब मुझे और जलील ना करें। गर्मी में एक बात मेरे मुंह से निकल गई, इसीलिए मैं खुद माफ़ी मांगने आया हूँ। चौधरी ने जहरीले लहजे में बोला, ये माफ़ी देने लेने का मामला नहीं, कुड़ी का मामला है। जिसके हाथों में ज़्यादा जोर होगा वो ले जाएगा। जिला माछी बोला, चौधरी जी मैं खुद उसे लेकर आपके सामने पेश कर देता हूँ। चौधरी ने तंज से कहा, नहीं भाई नहीं, उसे 7 कोठरियों में संभाल कर रख। उसे हमारे सामने पेश करेगा तो तेरी रकम का क्या बनेगा, वो तो डूब जाएगी। जेले माची ने आजिज़ से कहा, चौधरी जी गलती हो गई मुझसे, मैं आपका बंदा हूँ, अब जाने भी दे। चौधरी फैसला कुन लहजे में बोला, नहीं भाई नहीं, अब ये मामला तो मैदान में ही तय होगा। जिले ने रुख फेरा और चौधरी के बड़े बेटे से मुखातिब हुआ, चौधरी मुख्तार कुछ आप ही बड़े चौधरी साहब से सिफारिश करें, आखिर आपका पुराना नमक ख्वार हूँ। चौधरी ने जिले माछी को माँ की नंगी गाली दी और गरजा, तुझे उस वक्त हमारा नमक याद ना आया जब अपने बंदे के हाथ पैगाम भेजा था कि उसे 2000 रुपये दे दूँ, मैं कल तक कुड़ी आपके पास भिजवा दूंगा। हरामजादे, अगर तेरा बंदा पहुँच सकता है तो कुड़ी नहीं पहुँच सकती थी? तुझे बेएतबारी थी हम पर, तेरा ख्याल था कि कुड़ी के लिए हम तेरी हर बात मान लेंगे। अगर अपने बाप का है तो ले अब हमसे 2000 रुपये। चौधरी दारा निहायत गुस्से में जिले माछी पर बरसता रहा और उसकी माँ बहन एक करता रहा। जिला अपनी गर्दन चादर में डाले खामोशी से सर झुकाए सुन रहा था। उसमें जैसे बोलने की हिम्मत नहीं रह गई थी। काफ़ी देर बाद चौधरी का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और चौधरी का बड़ा बेटा मुख्तार अली जिले माछी को लेकर बाहर गया। चौधरी दारे ने ज़ोर से हुक्का गुड़गुड़ाया और अपने छोटे बेटे से बोला, फतेह शेर, मैं तुम्हें हमेशा कहा करता हूँ कि अपने बाजुओं पर भरोसा करना सीखो। ये किराए भाड़े के बाजू बंदे किसी को भी किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं। कुड़ी को उठाकर जिले ने समझा होगा कि पता नहीं उसने कौन सा किला फतेह कर लिया है। अब चौधरियों से सौदेबाजी करो। अगर सुल्ताना की दही को लेने तुम लोग खुद जाते तो कभी ये बखेड़ा खड़ा न होता। अब तक तुम उसे डोली में बिठाकर हवेली भी ला चुके होते। फतेह शेर ने कहा, अब्बा बस गलती हो गई, हम पहले ही ज़मानत पर रिहा थे, सोचा कहीं और मुसीबत पे ना पड़ जाए। चौधरी बोला, मुसीबत क्या पड़नी थी फतेह शेर, 2 बंदे ही कत्ल हुए थे ना, एक वो तुरखान का लड़का अकरम और दूसरा वो रख वाला, क्या नाम था उसका, दौलत खान। पुलिस को उन दोनों के बदले 2 बंदे चाहिए थे, वो उन्हें मिल जाते। फतेह शेर ने सामने कुर्सी पर बैठ करते हुए अपने बाप से कहा, बस अब्बा जी जल्दबाजी हो गई। चौधरी ने हुक्का गुड़गुड़ा कर कहा, अब फिर कोई किराए का बंदा न भेज देना, खुद जाकर अपने होने वाली सास के पास। अभी थोड़ी देर में वो माछी का पुत्र गुड्डी को लेकर आ जाता है, उसे साथ ले जाना और कहना संभाल अपनी लाडली दही को। फिर शायद चौधरी ने जेब से कुछ नोट निकालकर फतेह शेर के हवाले किए और कहा, ये रकम मेरी तरफ से सुल्ताना को दे देना और कहना कि परसों हम बारात लेकर आएंगे, इंतज़ाम में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। 150-200 बंदे होंगे, निकाह और रुखसती साथ ही होगी। उसे समझा देना कि अब कोई चक्कर चलाने की कोशिश ना करे। अपने 2-3 बंदे भी इंतज़ाम के बहाने हवेली में छोड़ आना। उन्हें कह देना कि माँ बेटी पर पूरी तरह नज़र रखें। बेफिक्र रहे अब्बा, फतेह शेर ने कहा और मूँछों को बल देकर भारी भरकम आवाज़ में बोला। फिर कुछ सोचकर बोला, लेकिन अब्बा थानेदार और उसके बंदे अभी हवेली में हैं, कहीं वो कोई गड़बड़ न कर दें। चौधरी बोला, ए नहीं पुत्र, वो कल दोपहर से पहले वापस जा रहे हैं, मैंने इसीलिए परसों का दिन रखा है। तमाम काम की बातें मैं सुन चुका था, इसलिए आहिस्तगी के साथ दरख्त से नीचे उतर आया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बिलाल शाह और बलराम बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे।
मैंने उन्हें बैठक में होने वाली गुफ्तगू के कुछ हिस्सों से आगाह किया। सूरत हाल जानकर उनके चेहरों पर भी परेशानी मंडलाने लगी। अब हमें बहुत जल्द कोई फैसला करना होगा। ये तो जाहिर है कि हम 3 आदमी तन्हा चौधरी और उसके आदमियों को रोक नहीं सकते। अगर हम ऐसा करना चाहते तो हमें चौधरियों के 20 आदमियों का मुकाबला करना पड़ेगा। ज़रूरी था कि चौधरी की मुज़ाहमत के लिए मुनासिब पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद होती। मैंने बलराम सिंह से कहा कि प्रोग्राम के मुताबिक हम कल सुबह गांव से रवाना हो जाएंगे और एक मुस्लिम पार्टी के साथ परसों अलग सुबह सुल्ताना बेगम के गांव में पहुंच जाएंगे। पुलिस पार्टी को गांव से बाहर छुपा कर रखा जाएगा। जो ही चौधरी दारा बारात लेकर गांव पहुंचेगा, उसे उसके साथियों और बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया जाए। बलराम सिंह ने अपनी तजवीज़ पेश करते हुए कहा, नवाज साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि हम चौधरियों का मुकाबला करने के बजाय गुड्डी और उसकी माँ को ही यहाँ से निकाल कर ले जाएं। मैंने कहा, बलराम, अगर हमें कानून की इमदाद हासिल है तो हम कोई ख़तरनाक काम क्यों करें। कुछ बहस और मुबाहसे के बाद बलराम सिंह मेरी बात मान गया। सुबह जल्दी उठने के ख्याल से हम सोने की तैयारी करने लगे, लेकिन बिलाल शाह की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। मेरी ज़ुबानी उसे मालूम हो चुका था कि गुड्डी थोड़ी देर बाद हवेली में लाई जाने वाली है। उसने गुड्डी के बारे में अब तक इतना कुछ सुन रखा था कि उसकी शक्ल देखने के लिए बेचैन हो रहा था। कमरे की बत्ती चूंकि बुझी हुई थी, उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया और चारपाई पर इस तरह लेट गया कि टकटकी सहन में लगी रहे। सहन में थोड़ी थोड़ी रोशनी थी और बिलाल को उम्मीद थी कि जब जिला मुख्तार वगैरह गुड्डी को लेकर गुजरेंगे तो वो उन्हें देख सकेगा। वो गुड्डी को देखने का पक्का इरादा किए हुए था, मगर हुआ ये कि हमारे सोने से पहले बिलाल शाह खुद सो गया। जब उसके खराटे गूंजने लगे तो मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मुस्कुराता हुआ चारपाई पर वापस आ गया। गुड्डी न जाने रात के किस वक्त आई और कब आगे रवाना हुई। अगली सुबह नाश्ता वगैरह करके हम जाने के लिए तैयार हो चुके थे। चौधरी दारा अंदर ही अंदर हमारी रवानगी पर बहुत खुश हो रहा था। वो हमें खुद गांव से बाहर तक छोड़ने आया। अभी हम गांव से थोड़ी ही दूर गए थे कि एक लड़के ने हमारा रास्ता रोक लिया। ये लड़का बलराम सिंह का कोई जानने वाला था। उसने एक मैली सी चादर की बुक्कल मार रखी थी, एक पाँव से लंगड़ाता चल रहा था। उसे देखकर बलराम सिंह घोड़े से नीचे उतर आया। दोनों कुछ देर एक दरख्त के नीचे बातें करते खड़े रहे। फिर वो लड़का वापस चला गया और बलराम सिंह दोबारा घोड़े पर आ बैठा। मैंने बलराम सिंह से पूछा कि ये लड़का कौन है। मैंने एक दिन पहले भी उससे तुमसे बातें करते देखा था। वो कहने लगा, जेल में इससे मुलाकात हुई थी, मुझे यहाँ देखकर हैरान रह गया। अब शराफत की ज़िंदगी गुजार रहा है। मुझे कह रहा था कि शहर में कोई नौकरी दिलवा दूँ। मैंने कहा, भाई, हम तो खुद शहर बल्कि दुनिया छोड़ने वाले हैं। जब हमें बातें कर रहे थे कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बादल तो सुबह से ही छाए हुए थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मूसलाधार पानी बरसने लगेगा। इस इलाके में बारिश बहुत ज़्यादा होती थी। एक बारिश तो हम पहले भी देख चुके थे। आज भी मौसम कुछ वैसा ही लग रहा था। देखते ही देखते आसमान गहरे सियाह बादलों से ढक गया और जमकर बारिश होने लगी। बिलाल शाह ऐसे मौसम में बहुत लुत्फ़ उठाया करता था। उसने तरंग में आकर कमीज़ उतार दी और हमें भी मशवरा देने लगा कि सफ़र के साथ साथ नहाते भी जाओ। मगर बहुत जल्द बिलाल शाह का मूड गारत हो गया। बारिश मज़ीद तेज़ हुई और उसके साथ ही ओले पड़ने लगे। ओलों का हमला इतना शदीद था कि हम बेसाख्ता पनाह की तलाश में दौड़े। बिलाल शाह सबसे आगे जा रहा था। वज़नी ओलों की बौछार से बचने के लिए वो दोहरा होकर घोड़े की गर्दन से लगा हुआ था। अचानक उसका घोड़ा फिसला और वो गेंद की तरह घूमकर कीचड़ में गिर पड़ा। अगर कोई और मौका होता तो उसे अपना भारी भरकम जिस्म संभालते पूरा 1 मिनट लग जाता, मगर ओलों के खौफ से वो 2 सेकंड में उठा और बकटट भागता एक पीपल के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश ने ऐसा जोर पकड़ा कि दोपहर तक खेत, पगडंडियाँ सब कुछ नज़रों से ओझल हो गया। इक्का दुक्का राहगीरों ने बताया कि डेक नाले में सैलाब आ गया है और आगे सफ़र करना नामुमकिन है। हम शाम तक इसी कश्मकश में मुब्तला रहे कि आगे बढ़ते रहें या वापस चले जाएं। अब तक हम दूजा मील से कोई 12 कोस दूर आ चुके थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास हो रहा था कि हमने अगर इसी सुस्त रफ्तारी से सफ़र जारी रखा तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। प्रकाश हवलदार की चौकी दाईं तरफ रह गई थी। ये चौकी हमसे ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन एक तो वो गांव सैलाब में घिरा हुआ था, दूसरे हवलदार प्रकाश की वफादारी भी मशकूक थी। जैसा कि सुल्ताना बेगम ने बताया था कि वो चौधरी दारे का आदमी है, उसका वफादार है। अंदेशा था कि वो चौधरी दारे के खिलाफ ताउन करने के बजाय हमारे ही साथ कोई चाल चल जाए।
तजब्जुब के आलम में हम रास्ते के एक गांव में ठहर गए। घोड़े थक चुके थे और हमारा भी बहुत बुरा हाल था। छोटा सा गांव था, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 घर होंगे। मैं चूँकि वर्दी में था इसलिए गांव के नंबरदार तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। वो हमें एहतराम से अपने मकान में ले गया और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस बेचारे ने हमें खाना वगैरह खिलाया और आराम के लिए चारपाइयाँ बिछा दी। उसने बताया कि आधे से ज़्यादा गांव खाली पड़ा है क्योंकि सैलाब का ख़तरा है, इसीलिए लोग एक करीबी गांव में चले गए हैं जो कुछ बुलंदी पर वाक़ है। हम तीनों ज़रा कमर सीधी करने के लिए लेट गए। न जाने किस वक्त आँख लग गई। अचानक मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। नज़र सीधी कलाई पर लगी घड़ी पर चली गई। रात के 3 बज चुके थे। इसका मतलब था कि अब हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया था। नज़दीकी थाने तक पहुंचना तो दरकिनार, अब हम वापस दूजा मिल गांव भी इस सूरत में पहुंच सकते थे कि अभी चल पड़े। मेरे साथ ही साथ बलराम सिंह भी जाग गया था। बिलाल शाह अभी तक बेसूध पड़ा था। मैंने बलराम को टाइम बताया तो वो भी घबराकर चारपाई से उतर आया। खिड़की खोली तो पता चला कि तूफ़ान बादो बारह की शिद्दत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। बलराम ने कहा, नवाज साहब, अगर मैं गुड्डी के लिए कुछ न कर सका तो मरकर भी मेरी आत्मा को चैन नहीं आएगा। बड़े जज्बाती अंदाज में उसने जेब से मुड़े तुड़े 5 रुपए निकाले जो उसने जेल में मुझे गुड्डी की सलामी के लिए दिए थे और बाद में मैंने उसे वापस कर दिए थे। वो इन नोटों को गौर से देखता रहा और आंखों में आंसू भरकर बोला, नवाज साहब, तुम मेरा साथ देते हो तो ठीक है, वरना मैं अकेला जाऊंगा। कसम गुरु की, मैं गुड्डी की शादी उस बुढ़े चौधरी से नहीं होने दूंगा। मैंने उससे कहा, बलराम, तेरा और मेरा रास्ता एक है, घबरा मत। अगर मुश्किल पड़ गई है तो हम उसे मिलकर काटेंगे। वो भागकर मुझसे लिपट गया। शायद मेरा शुक्र अदा करने के लिए उसके पास अल्फाज नहीं रह गए थे। हमने उसी वक्त वापसी की तैयारी पकड़ी। मैंने गांव के नंबरदार से पूछा कि उसके पास कोई राइफ़ल वगैरह है। वो एक बहुत पुरानी देसी राइफ़ल निकाल लाया। ऐसी राइफ़लें उन दिनों अमूमन गाड़ियों के स्टीयरिंग पाइप से बनाई जाती थी। पाइप को राइफ़ल की नाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। चलना या न चलना देसी राइफ़ल की अपनी मर्ज़ी पर होता था। बहरहाल इस मौके पर यह भी गनीमत थी। नंबरदार ने राइफ़ल के अलावा अपने 2 जीदार आदमी भी हमारे सुपुर्द कर दिए। अब हम कुल 5 आदमी हो गए। मेरे पास सरकारी रिवॉल्वर था, बलराम के पास कार्बिन और बिलाल शाह के पास 303 थी। अब एक देसी राइफ़ल भी हमारे असलहे में शामिल हो गई थी। रवानगी से बेशतर मैंने नंबरदार को एक रुका अपने दस्तखतों के साथ दिया और उसे हिदायत की कि वो जल्द अज जल्द नज़दीकी थाने पहुंचकर वहां के SHO को सूरत हाल बताए। उसके बाद हम 5 अफराद घोड़ों पर सवार होकर सुल्ताना के गांव की तरफ रवाना हो गए। बारिश का जोर कुछ देर के लिए टूट गया था, लेकिन गहरी तारीकी और जलथल पानी में दुश्वार गुजार रास्तों पर गुजरना चलना आसान नहीं था। मैं उस मुश्किल को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो रात मुझे कभी भी नहीं भूलेगी। हमारे पास 3 लालटेनें थीं, मगर बारिश की बौछार में वो सब के सब साथ छोड़ गई थी। कभी हमारे घोड़े घुटनों घुटनों तक पानी में चलते और कभी कीचड़ में फिसल जाते। बाज़ जगह पैदल सफ़र करना पड़ता और एक मुकाम पर तो बलराम सिंह का घोड़ा औंधे मुँह गड्ढे में जा गिरा। ये बारिश के पानी में डूबा हुआ कोई पुराना कुआं था। मैं बलराम सिंह को बचाने के लिए आगे बढ़ा और बमुश्किल उसे खींचकर बाहर निकाला। अचानक मुझे लगा कि कमर पर कोई शय रेंग रही है। मैंने बाजू मोड़कर उसे पकड़ा तो एक पिलपिला सा रस्सा हाथ में आ गया। वो एक सांप था। मैंने उसे घुमाकर फिर से पानी में फेंक दिया। आज भी ये वाक़या याद आता है तो अपनी लापरवाही पर हैरानी होती है। गर्ज निहायत दुश्वार गुजार रास्तों पर सफ़र करते हुए हम अगले रोज़ सुबह 11 बजे सुल्ताना के गांव पहुंच गए। बारिश अब मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी, मगर आसमान गहरे सियाह बादलों से ढका हुआ था। गांव के बाहर ही से हमें पता चल गया कि दूजा मिल से आने वाली बारात कुछ ही देर पहले गांव में उतरी है। हम वक्त पर पहुंच गए थे। अब कुछ सोचना बेकार था। हमने घोड़ों को एड़ लगाई और तेज़ी से सुल्ताना बेगम की हवेली की तरफ बढ़े। बारिश की वजह से बारात को 3 हिस्सों में बांटकर मुख्तलिफ मुकामात पर ठहराया गया था। हम दनदनाते हुए हवेली में दाखिल हुए और सीधे बालाई मंजिल की तरफ लपके। उससे पहले कि बाराती या घरवाले सूरत हाल को समझते हम दुल्हन तक पहुंच चुके थे। वह ससुराली औरतों में घिरी एक कमरे में बैठी थी। अंदर दाखिल होते ही मैंने हवाई फायर किए। बलराम सिंह गरजा, निकल जाओ यहाँ से, भागो। औरतों ने बलराम सिंह की गरज सुनी तो चीखती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। जो चंद औरतें हिम्मत करके खड़ी रहीं, उन्हें भगाने के लिए बिलाल शाह ने 2 गोलियां चला दी। पलक झपकते में दुल्हन का कमरा खाली हो गया।
अब वहाँ सिर्फ गुड्डी और उसकी माँ थी। गुड्डी ने घूंघट उठाकर हमारी तरफ देखा। सबसे पहले उसकी नज़र बलराम सिंह पर पड़ी। यकायक उसका खौफ और हैरानी मुसरत में ढल गए। वो भाजी कहते हुए अपनी जगह से उठी और भागकर बलराम सिंह की बाहों में आ गई। बलराम सिंह ने एक शफीक बाप की तरह उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वो एक भोली भाली नौउम्र लड़की थी। बहुत खूबसूरत नहीं थी, मगर भोलपन की वजह से सूरत में ज़बरदस्त कशिश पाई जाती थी। मेरी आंखों के सामने रंडवे फतेह शेर का सख्त गिर चेहरा घूम गया। वो देव हेकल शैतान हरगिज इस गुड़िया सी लड़की के काबिल नहीं था। न जाने ये जागीरदार और चौधरी अपनी झूठी आन और ख़ानदान के मुफाद के लिए ऐसे गलत फैसले क्यों करते हैं। मैं बलराम और गुड्डी की तरफ देख रहा था जब अचानक सीढ़ियों की तरफ भागते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने कहा, बलराम, लोग आ रहे हैं। बलराम ने जल्दी से गुड्डी को अलहदा किया। मैं भागकर दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे की झिरी से मैंने देखा रंग बिरंगे कुर्ते पहने 4-5 मुसल्ला आदमी सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे की तरफ आ रहे थे। मैंने दरवाजे से बाजू निकालकर एक के बाद दिगरे 4 फायर किए। गोलियां आने वालों के सरों से गुजरकर दीवार में पेवस्त हो गई। वो ठिठक कर रुक गए। उनमें एक चौधरी दारा भी था। मैं उसे साफ पहचान सकता था। खबरदार, मैंने गरजदार आवाज़ में कहा, आगे बढ़ने की कोशिश न करना। लड़की पुलिस की तहवील में है। कमरे में आना चाहते हो तो हथियार फेंक कर और अकेले आओ। दारे ने कहा, अच्छा तो ये तुम हो थानेदार? मैंने कहा, हाँ, ये मैं हूँ और तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये ज़बरदस्ती की शादी हरगिज़ नहीं होगी। दारे ने सीढ़ियों पर खड़े खड़े बहुत बुलंद और ऊंचा कहकहा लगाया और बोला, नवाज खान, तूने चौधरी दारा की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया है। तेरे जैसे थानेदारों को दारा पानी भी घोल कर पी जाता है। आजा, बाहर आजा। जो 1000-2000 लेना है ले ले और दफ़ा हो जा। चौधरी का लहजा ताव दिलाने वाला था और उसके ख़तरनाक इरादों को जाहिर करता था। मैंने दारे की बात का जवाब गोली से देना बेहतर समझा। फायर हुआ और गोली धमाके से दारे के बाएं बाजू में पेवस्त हो गई। जख्म लगा तो वो अपना सारा मजाक ठट्ठा भूल गया। उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया। नंगी नंगी गालियां बकते हुए वो पीछे हटा और उसके आदमियों ने पोजीशनें संभाल ली। बेदरेक उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अंदर से सुल्ताना बेगम लर्जा आवाज़ में बोली, थानेदार पुत्र, ये तो बहुत बुरा हुआ। चौधरी का गुस्सा बड़ा जालिम है। मैंने दांत पीसकर कहा, घबराओ नहीं माँ जी, आज चौधरी रहेगा और ना ही उसका गुस्सा। हमने कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों में पोजीशनें संभाल ली और फायरिंग का जवाब फायरिंग से देने लगे। मेरे कहने पर गुड्डी और उसकी माँ फर्श पर लेट गई। अब उनकी तरफ से हमें कोई खतरा नहीं रहा। कमरे की 2 खिड़कियां थी और दोनों खिड़कियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही थी। दरवाजे पर मैं मौजूद था और यही सबसे अहम मोर्चा था। उस जानिब सीढ़ियां थी और मुझे यकीन था कि चौधरी के आदमी सीढ़ियों की तरफ से हमारे कमरे की छत पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुकाबला तूल पकड़ता गया। 1 घंटे के अंदर अंदर चौधरी के आदमियों ने कोई 5 दफ़ा सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की, मगर नाकाम हुए। इस कोशिश में उनके 2 आदमी शदीद ज़ख्मी हुए और एक सर में गोली लगने की वजह से मौके पर ही हलाक हो गया। ज़ख्मी होने वाले में चौधरी का बड़ा बेटा मुख्तार अली भी था। सुबह करीबन 11:30 बजे शुरू होने वाला ये मुकाबला दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। हमारे कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियां गोली से छलनी हो गए थे। एक गोली बिलाल शाह का कंधा जख्मी करती हुई निकल गई और एक कारतूस के कुछ छर्रे मेरी रान में लगे। बहरहाल हमने हिम्मत नहीं हारी और बाजी हमारे हाथों में थी और मुकाबले पर हम इसी तरह डटे रहे। अचानक हमारी जद्दोजहद रंग लाई। अचानक हवेली के उकुब से शोर गुल की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसके साथ ही यकायक तेज़ फायरिंग शुरू हो गई। बहुत जल्द हमें पता चल गया कि मुतल्लका थाने से पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। इस छापामार पार्टी का इंचार्ज कोई होशियार शख्स था। उसने हवेली को खामोशी से घेरा और इतना अचानक हमला किया था कि चौधरियों के छक्के छूट गए। हमने भी खिड़कियां खोलकर जारहाना फायरिंग शुरू कर दी। 15 मिनट के अंदर अंदर पासा पलट गया था। सच कहते हैं, मुश्किल में आदमी अकेला रह जाता है। चौधरी के आदमी जान बचाकर भाग गए। खुद चौधरी पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ मौके पर हलाक हो गया। तकरीबन 10 अफराद को हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों से गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें चौधरी का बेटा यानी इस बारात का दूल्हा फतेह शेर भी था,
जिस वक्त ये गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही थी, गुड्डी और उसकी मां सुल्ताना बेगम सहमे हुए एक कोने में खड़ी थी। अचानक मेरा ध्यान बलराम सिंह की तरफ चला गया। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी जल्दी इर्द गिर्द के कमरों में देखा, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि वो फरार हो गया है। मैं जानता था कि वो फांसी का मुजरिम है और उसे आज़ाद रखकर मैंने एक बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया था। यही वजह थी कि मैं मुसलसल उस पर निगाह रखे हुए था। यहाँ तक कि मुकाबले के दौरान भी मैं उससे बिल्कुल बेखबर नहीं हुआ था। आदमी के अंदर का कुछ पता नहीं होता और किसी भी वक्त वो बदल सकता है। और फिर ऐसा शख्स जिसे ज़िंदगी की 1% भी उम्मीद ना हो, ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं चाहता था कि किसी मौके पर बलराम मुझे धोखा देकर निकल जाए, मगर जो मैं नहीं चाहता था आज वो हो गया था। मुकाबले की आखिरी अफ्ता तफरी में बिलाल शाह और मैं दोनों उस पर नज़र नहीं रख सके थे और वो अपने मकसद को हासिल करने के बाद मौके से फ़ायदा उठा गया था। मैं कुछ सोच कर तेज़ तेज़ हवेली के सहन में पहुँचा। यहाँ हम चारों के घोड़े मौजूद थे, लेकिन बलराम का घोड़ा गायब था। अब शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं छलांग लगाकर अपने कीचड़ से लुथड़े हुए घोड़े पर बैठा और बागे मोड़कर हवेली से बाहर निकल आया। बलराम के लिए मेरे दिल में गुस्से की आग भड़क रही थी। तेज़ी से घोड़ा चलाता हुआ मैं गांव से बाहर आया और सीधे रास्ते पर आ गया। उस वक्त मेरी नज़र एक घुड़सवार पर पड़ी। मुझे लगा वो बलराम है। मैं वहीं ठिठक कर रुक गया। बादलों से ढके हुए आसमान से अब तक बारीक फुहारें बरस रही थी। मैं इस फवार के अंदर से घुड़सवार को नज़दीक आते देखता रहा। वो बलराम सिंह था। उसके पीछे एक और शख्स था। आखिर वो दोनों मेरे पास पहुंच गए। बलराम मेरी तरफ देखकर मायने खेज अंदाज में बोला, नवाज साहब बड़े गुस्से में दिखाई देते हो। मैं उसकी आवाज़ और लहजे पर चौंक गया। वो शदीद ज़ख्मी लगता था। मैंने गौर से देखा तो उसके सीने पर दाएं हाथ की तरफ कुर्ते में खून का एक बड़ा धब्बा नज़र आया। घोड़े पर उसके बैठने का अंदाज भी बता रहा था कि वो सख्त तकलीफ़ में है। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या हुआ बलराम? उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। कराह कर बोला, नवाज साहब कैसे हो यार तुम? यार का पता ही नहीं। बड़ा अफसोस है तुम पर। मुझे 2 घंटे पहले गोली लगी थी। मैं उसके इंकिशाफ पर हैरान रह गया, लेकिन उसके दूसरे इंकिशाफ में मुझे और भी हैरान कर दिया। वो अपने पीछे बैठे हुए सवार की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे पहचानते हो? मैंने देखा ये वही लड़का था जो मैली सी चादर में लिपटे हुए 2 दफ़ा बलराम सिंह से मिला था और जिसके बारे में बलराम ने बताया था कि वो पहले जेल में था। मैंने कहा, कौन है? बलराम बोला, ये अकरम है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने बोला, पागल हो गए हो? अकरम तो? वो सर हिलाकर बोला, नहीं, अकरम कत्ल नहीं हुआ था, वो बच गया था। मैं सकते के आलम में बलराम के पीछे बैठे लड़के को देख रहा था। भीगी हुई चादर उसके सर पर इस तरह ले रखी थी उसने कि चेहरे का बहुत सा हिस्सा छुप गया था। वो तीखे नुकुश वाला एक नौजवान लड़का था। बलराम बोला, नवाज साहब, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है। चौधरी के बंदे तो अकरम को अपनी तरफ से मार ही गए थे। उन्होंने उसे जंगल में फेंक दिया था कि जंगली जानवर उसकी लाश को रात के रात में ख़राब कर जाएं। मगर अकरम की थोड़ी बहुत सांसें अभी बाकी थी। उसे वहाँ से एक सन्यासी ने उठाकर अपने झोपड़े में ले गया। वो नेक बंदा उसके लिए रब की रहमत बनकर आया। उसने अकरम का इलाज किया और उसकी ज़िंदगी बच गई। ये ठीक हो गया। लेकिन अपने घर आने की बजाय चौधरियों के डर से वो छिपता फिरता था। जब उसे पता चला कि मैं चौधरियों के गांव में दूजा मिल में हूँ तो ये वहाँ पहुँच गया। एक रोज़ खेतों में उसने मुझे रोक लिया। उसने सारी बात मुझे बताई और कहने लगा, मैं इस बुज़दिली की ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। या तो मैं जहर खा लूँ या बर्छी लेकर चौधरियों की हवेली में घुस जाऊँ और जो सामने आएगा उसे मारकर खुद भी मर जाऊँ। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि उसे अब मरने की ज़रूरत नहीं है और न मारने की। वो जिस तरह छुपा हुआ है उसी तरह छुपा रहे। 1-2 रोज़ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। इससे पहले मैं सोच कर हैरान हो रहा था कि बलराम सिंह ने अकरम के बारे में न मुझसे कोई सवाल किया और न उसकी गुमशुदगी से परेशान है। हकीकत में वो अकरम के बारे में हमसे भी ज़्यादा जानता था। मैं हैरानी से अकरम की तरफ देख रहा था। उसे मुखातिब करके मैंने पूछा, तू कहाँ का रहने वाला है? वो बोला, जी इसी गाँव का रहने वाला हूँ। चौधराहीन जी, सुल्ताना की हवेली के पास ही हमारा घर है। मैं हैरान हुआ
कि उसकी गुमशुदगी अभी तक राज क्यों थी। मेरी हैरानी भांपते हुए बलराम सिंह ने बताया कि चौधरियों के खौफ से अकरम के वालिदैन ने भी उसकी गुमशुदगी के बारे में किसी को नहीं बताया था। वो चुपके से घर छोड़कर कहीं चले गए थे और अभी तक घर वापस नहीं लौटे। हम अकरम को लेकर हवेली पहुंचे। सुल्ताना बेगम ने अकरम को देखा तो चौंक पड़ी। मैं गौर से उसका चेहरा देख रहा था। मुझे समझने में दुश्वारी नहीं हुई कि वो अकरम और गुड्डी के बारे में पहले से जानती थी। यकीन उसे ये भी मालूम हो गया कि गुड्डी अकरम के साथ ही गई है। उसने मजबूरन बेटी का ये राज एक माँ बनकर अपने सीने में दफन कर लिया था। शाम तक सैलाब का पानी उस गांव में भी पहुंच गया। हम जो जख्मी बलराम सिंह को वापस ले जाने की तैयारी कर रहे थे, बेबस होकर हवेली की बालाई मंजिल में फंस गए। एक गोली बलराम सिंह के सीने में लगी थी और फेफड़ा चीरती हुई निकल गई थी। मुसलसल खून बहने से उसमें कमज़ोरी आ गई थी और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अगर वो शहर पहुंच जाता तो शायद जान बच जाती, मगर उस दूर दराज गांव में उसकी ज़िंदगी के इम्कान बहुत कम थे। उस रात हवेली की दरों दीवारों से सैलाब का पानी टकराता रहा और बलराम सिंह की रूह उसके ज़ख्मी जिस्म में सर पटकती रही। गुड्डी उसका सर जानों पर रखे मुसलसल उसके चेहरे पर हाथ फेरती रही। पुलिस पार्टी समेत हवेली की बालाई मंजिल पर उस वक्त हम कोई 20 अफराद मौजूद थे। हम बलराम सिंह की तकलीफ बांटते तो ज़रा ज़रा से हिस्से में आती, लेकिन कुदरत का कानून है कि उसी को सहना पड़ता है जिसके हिस्से की हो। बलराम सिंह पर यह वक्त बहुत भारी था। अकरम हवेली के किसी कमरे से अफीम की डली ढूंढ लाया। हमने बलराम को कुछ अफीम खिलाई कि शायद गुनूदगी की वजह से उसका कुछ दर्द कम हो जाए, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दर हकीकत उसका खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका था। रात के आखिरी पहर उसने जान दे दी। गुड्डी और अकरम उससे लिपट कर रोने लगे। मैंने लालटेन ऊंचे करके उसका चेहरा देखा। तड़प तड़प कर मरने के बावजूद उसके चेहरे पर अब्दी सुकून था। शायद ये सुकून उसकी नेकी का सिला था जो उसने गुड्डी और अकरम के साथ की थी। उसके कुर्ते की जेब से कुछ कागज़ झांक रहे थे। मैंने जेब में हाथ डाला तो 5 रुपए के वही भीगे हुए नोट मेरे हाथ में आ गए, जो अरसे से इस इंतज़ार में थे कि बलराम सिंह उन्हें खर्च करें। आखिर वो मुबारक घड़ी आई जब ये नोट खर्च हुए। कोई 2 माह बाद गुड्डी और गुड्डे यानी गुड्डी और अकरम की शादी धूमधाम से हुई और मैंने 5 रुपए के वो नोट बलराम सिंह की तरफ से गुड्डी के मेहंदी लगे हाथों में थमा दिए। गुड्डी के लिए अपने आंसुओं को रोकना मुमकिन नहीं था। ये आंसू उस शख्स के लिए नजराना थे जिसका माजी तारीकियों में डूबा हुआ था, लेकिन जो 2 प्यार करने वालों का मुस्तकबिल ताबनाक बना गया था। यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाती है और ये एक तरीके से देखा जाए तो अधूरी कहानी होते हुए भी पूरी है, क्योंकि मुझे सिर्फ यही मिली, मतलब यही एक हिस्सा मिला इसका। मैंने इसके पहले की 2-3 बुक तलाश की, लेकिन ना उसमें मुझे ये इसके पहले का पार्ट बिल्कुल नहीं मिला। और ये कहानी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक की है। 1988 की बुक में ये शाये हुई थी और ये बुक इत्तेफाक से मेरे हाथ लगी थी। और मैंने वहाँ जो इसके पहले की जो बुक्स थी, इसके पहले के महीनों की, मैंने बहुत तलाश किया उसमें, लेकिन है ना 4 महीने तक तो इसका पहला हिस्सा मुझे नहीं मिला और इसके आगे की बुक थी नहीं वहाँ पर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी इतनी मेहनत पर आप लोग ज़रूर मुझे मतलब इसको लाइक करोगे इस स्टोरी को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मैंने ना इतने दिन तक बहुत ज़्यादा तलाश किया कि कहीं से मिल जाए, लेकिन मिली ही नहीं। लेकिन फिर भी हमें स्टोरी समझ में आ गई है कि पहले इंस्पेक्टर नवाज साहब बलराम के साथ किसी वजह से अपने आप को कैद करवा लेते हैं या पुलिस कस्टडी में उसके साथ चले जाते हैं जेल में। फिर कुछ राज निकलवाने होंगे, फिर हो सकता है बलराम वहाँ से भाग जाता होगा, फिर किसी तरह गुड्डी से टकराता होगा, गुड्डी की हिफाजत का ज़िम्मा लिया होगा। फिर किसी तरीके से ये बात चौधरी तक, वो तोताराम नालायक आदमी पोस्टमैन है, तो बोलते ना बातें भी यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा था, तो उसने जाकर वो खबर उसको दे दी चौधरी को, और चौधरी के बेटे ने खुद नहीं जाकर वो दूसरे, क्या नाम था, जीला को भेजा, और जीला ने उसको लेकर तो आ गया गुड्डी को, लेकिन दिया नहीं चौधरी को। फिर वहाँ पर वो अल्लाह के दुश्मनी हो, तो आप लोग सुन सकते हैं कहानी में ना। तो मैंने बड़ी मेहनत की है इसके लिए, बहुत जगह मैंने कई लाइब्रेरीज़ के चक्कर लगाए कि मुझे इसके पहले वाला हिस्सा मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। और फिर मैंने इसको इसलिए अपलोड किया कि कहीं ये भी मिस ना हो जाए, क्योंकि इतनी पुरानी 1988, कितना साल, करीब 35,
हाँ 35 साल तो पुरानी है ना, तो फिर ये मिस हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा चलिए यही सही। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए, आप लोग लाइक करिए। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे ना, ये इतनी ज़्यादा है ना, ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगी। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये आगे जाए और मैं आगे जाऊं? तो आप लोग चाहते होंगे, बिल्कुल, आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर है ना अपलोड किया जाता है, जो भी नावल्स वगैरह है या जो भी किताबें होती है ना, वो आसानी से मिलती नहीं है। तो जो लोग भी अपलोड करते हैं ना, बड़ी मेहनत से करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, और अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं ऐसी किसी पुरानी, हाँ मेरे पास और 2 कहानियाँ हैं बहुत पुरानी 1988 की, मैंने वो भी ढूंढ कर रखी है आप लोगों के लिए। और आप लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ पर मैं और पुरानी किताबों में से आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, या पुराने नावेल्स और दूसरी कहानियाँ इस तरीके की लाऊँ, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, तो मैं फिर आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर आप लोग बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी कहानी के साथ में, पुरानी सी कहानी के साथ में। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।